Hello everyone and welcome to our CA Indirect Taxes batch सफल। कैसे हो आप सब? जल्दी से कमेंट सेक्शन में हाई लिख दो, एक बार दिल दिल आग आग बॉम बॉम इमोजीज डाल दो। मैम ये दिल दिल आग आग बॉम बॉम क्या है? तो भाई क्लासेस शुरू करने के पहले ही बता दूं, कभी भी लगे एनर्जी डाउन जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा लिट रहेगा विद दिल दिल फायर फायर एंड बॉम बॉम इमोजीज। हम इससे एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं और एकदम मजा आ जाता है। सब लोग फटाफट से बताएंगे आप लोग कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, एंड आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द बैच? हाउ इज द जोश? फाउंडेशन क्लियर करके कैसा लग रहा है? कैसी चल रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस की प्रिपरेशंस? यस, हेलो हाय एवरीवन। चलो, सो माय नेम इज सीए रिद्धि बागमार सिंघवी। मई 2022 में सीए बनी थी मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई किया था इन मई 2022 विथ 83 मार्क्स पर्टिकुलरली इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके अलावा आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड ऑल 3 लेवल्स ऑफ CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हूँ मैं। बीकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट विथ ऑल गुजरात रैंक 3 एंड अभी लास्ट 1.5 ईयर से आई हैव बीन टीचिंग इन डायरेक्ट टैक्सेस, सीए फाइनल एज वेल एज सीए इंटर दोनों लेवल पे। उसके अलावा जो एक सीए फाइनल पे सेल्फ पेस्ड पेपर आता है कॉस्टिंग का, SCPM, उसकी क्लासेस भी मैं लेती हूँ। आई थिंक दैट इज ऑल। बाकी तो ड्यूरिंग द बैच आप मुझे जानोगे, मैं आपको जानूंगी और हम बहुत मस्ती से सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। वन अचीवमेंट, अभी जो लास्ट मई 24 की एग्जाम्स हुई थी, मई 24 की एग्जाम्स में ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स, सीए रोहित गर्ग ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स 87 मार्क्स इन सीए फाइनल, वो भी हमारे ही स्टूडेंट है। अ लॉट ऑफ रैंकर्स, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने क्लियर किया, बहुत सारे बच्चे जो कई सारे अटेम्प्ट से अटके हुए थे, दे ऑल क्लियर्ड, रैंकर्स एंड ऑल। तो भाई आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल सेफ हैंड्स में हो और बहुत मस्त मजे से हम पूरा बैच कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे बारे में तो इतना बहुत था मैम, आप बैच के बारे में बताइए। तो बैच के बारे में, हमारा बैच का नाम है बैच सफल। सफल का मतलब हम सब जानते हैं सक्सेस, और हम भगवान से यही प्रे करके बैच को स्टार्ट करते हैं कि हम इतनी अच्छी तरीके से स्मूथली सारी चीज़ों को कंप्लीट करें कि हमको बिल्कुल से एग्जाम्स में और लाइफ में सफलता मिले। तो ये बैच इंश्योर करेगी कि आप आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज सीए जर्नी के सारे स्टेप्स में क्या हो जाओ, सफल हो जाओ। ड्यूरेशन क्या रहेगा मैम बैच का? तो 55 टू 60 आवर्स में हम अपना पूरा बैच कंप्लीट कर लेंगे। मैम एग्जाम ओरिएंटेड है क्या, फास्ट ट्रैक है क्या, फास्टर बैच है, पावर बैच है? नहीं बाबा नहीं, कंप्लीट इन डेप्थ रेगुलर फुल कोर्स बैच है जो हम 55 टू 60 आवर्स में कंप्लीट करेंगे एकदम स्क्रैच से। मैम IDT क्या होता है मुझे तो फुल फॉर्म भी नहीं पता, GST क्या होता है मुझे तो फुल फॉर्म भी नहीं पता। मैम ये छोड़ो ना, टैक्स का भी मतलब नहीं पता, हम तो छोटे छोटे से इंटर सीए के बच्चे हैं। डू नॉट वरी, हम एकदम एकदम स्क्रैच से हर चीज को स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्यों आया, कब आया, कैसे आया, कोई प्रोविजन क्या उसका मतलब है, उसको समझेंगे भी, मस्ती भी करेंगे क्लास में पूरी। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको सब कुछ मेरे साथ क्लास में लर्न हो जाए, याद हो जाए। मैम हम ये सारा कुछ कैसे कर लेंगे 55 टू 60 आवर्स में? वो आप ड्यूरिंग द बैच देख लेंगे। इनफैक्ट हमारा जो सीए फाइनल का सफल बैच होता है वो भी ऑलमोस्ट 100 टू 110 आवर्स में कंप्लीट होता है, रेगुलर फुल कोर्स बैच। हम बहुत अच्छे से बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए सारी चीजें क्लास में कंप्लीट करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको पूरा क्वेश्चन बैंक भी क्लास में ही सॉल्व करवाने वाली हूँ। ऑल्सो वन मोर रीजन कि अपना बैच इतना जल्दी जल्दी से खत्म हो जाता है कि इंटर सीए लेवल पे जो आपका पेपर 3 है, ग्रुप 1 पेपर 3 टैक्सेशन, वो 2 पार्ट में आता है। सेक्शन ए जहाँ पे इनकम टैक्स आता है एंड सेक्शन बी जहाँ पे आपका GST आता है। सो वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी, this entire subject is ultimately for 50 marks in your examination, which of course means कि normally जो आपकी 100, 150, 200 घंटे की बैचेस होती होगी वो एक पूरे 100 मार्क्स ऑफ पेपर के लिए होती है। इंटर में
इनडायरेक्ट टैक्सेस पर्टिकुलरली 50 मार्क्स का ही आता है, जिसके लिए हमारे पास इतना सारा टाइम बहुत हो जाएगा। हम कोई भी चीजें स्किप नहीं करने वाले हैं। 100% एज पर द न्यू ICAI स्टडी मटेरियल, जो भी आपकी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, जो भी मतलब हर एक चीज जो ICAI आपको पूछ सकती है, सारी चीजें हम क्लास में कवर करेंगे। थियोरेटिकल नॉलेज तो ऑफकोर्स दूंगी, लेकिन उसके अलावा मैम, क्योंकि हम तो ऑफिस गए नहीं है, हमने तो आर्टिकलशिप की नहीं है, हम तो छोटे छोटे से बच्चे हैं, फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में आए हैं, तो हमको तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिएगा ना मैम। हमने तो कभी GST की वेबसाइट भी नहीं देखी है कि कैसी दिखती है। डू नॉट वरी, मैं हूं ना। प्रैक्टिकली भी आप लोगों को पोर्टल खोल के जहां पे जो भी दिखाना होगा, सारी चीजें हम लोग क्लास में करेंगे। मैम ये तो टैक्स है, हमने सुना है कि टैक्स में तो चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट आते रहते हैं, तो हमको क्या क्लास के बाद कुछ और भी देखना पड़ेगा क्या? नो। अगर आप लोगों की एग्जाम Jan 25 May 25 ऑनवर्ड्स है, तो आप लोगों के लिए ये बैच कंप्लीटली अमेंडेड है, कंप्लीटली रेलेवेंट है। ये क्लास खत्म करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वो अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल करा है, ICAI ने आपके एग्जाम के लिए इंक्लूड किया है, मैंने सब कुछ अपनी नोट्स में कवर कर लिया है। ये बैच आपने देख लिया, उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो रीसेंट एकदम आपके अटेम्प्ट के लिए RTP MTP आई होगी, बस वो आप लोगों को देखनी रहेगी, वो भी मैं सब कुछ आपको आफ्टर द बैच बताऊंगी और करवाऊंगी मेरे साथ। ठीक है मैम, यानी हमको अमेंडमेंट का कोई टेंशन नहीं है, आप सब कुछ क्लास में कवर करवा दोगे। ऑफ कोर्स मैम, कैसे कवर करते हैं हम लोग, कैसे पढ़ते हैं, कौन सी बुक से पढ़ते हैं, वही आप लोग ऑलरेडी बैच के लिए एनरोल कर चुके हो, तो आप सबको हमारी जो हैंड रिटन नोट्स है वो रिसीव हो गई होगी। बहुत ही ज्यादा प्यारी सी सुंदर सी नोट्स है अपनी। हम जो मेजर टाइम सेव करते हैं ना, कि कैसे मैम हम पूरा सब्जेक्ट 55 to 60 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, ये उसका राज है, चिटपाक टमडम है ये। क्या है ये? हमारी हैंड रिटन नोट्स। हमारी हैंड रिटन नोट्स है मैम। हैंड रिटन का मतलब यही ना कि जो फॉन्ट है वो आपने हैंड रिटन यूज किया होगा ना बाबा ना, ऐसा नहीं है। हैंड रिटन का मतलब मैंने पूरी बुक खुद अपने हाथ से लिख के आप लोगों को दी है, विथ अ लॉट ऑफ लव। मतलब ये प्रिंटेड नहीं है, ये टाइप्ड नहीं है, ये एवरी सिंगल थिंग आई हैव रिटन ऑन दी iPad। भाई यही पेन लेके अपनी कमर तोड़ के मैंने खुद पूरे नोट्स आप लोगों को बना के लिख के दिए हैं। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आप लोगों को ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे कि आपके ही अपने लिखे हुए नोट्स से, और ऐसे हैंड रिटन नोट्स में से पढ़ने का मजा ही कुछ और है। विद अ लॉट ऑफ सी न्यूमोनिक्स, कैसे आप लोगों को लर्न करनी है, टेक्निक्स, स्टोरीज, पिक्चर्स, जितना बुक को इंटरैक्टिव बना सकती थी उतना मैंने बनाने की कोशिश की है, जितना सिंप्लीफाई कर सकती थी उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। हमारी जो बुक है वो 175 पेजेस की है, विच मीन्स 175 पेजेस ऑफ हैंड रिटन बुक में आपका पूरा GST का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, जो आप आराम से एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करके जा सकते हो। ऑल्सो अंडरस्टैंड, ये जो 175 पेजेस है ये हैंड रिटन है। हैंड रिटन, जब हम हाथ से लिखते हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा जगह जाती है। अगर ये वही 75 पेजेस को मैं प्रिंट करवा देती तो हम समझते हैं कि भाई 120 to 130 पेजेस में तो अपनी क्या हो जाती है, पूरी बुक कंप्लीट भी हो जाती। एंड इतने पेजेस एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन पे हमको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो सब कुछ हम आज से ही सोच के और उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशंस को करते हैं। सो मैम, अगर हम ये हैंड रिटन नोट्स पढ़ लेते हैं ओनली 175 पेजेस, तो इसके अलावा हमको कुछ और पढ़ने की जरूरत है क्या मैम? क्या हमको इंस्टीट्यूट का ICAI का मॉड्यूल देखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। एवरी सिंगल लाइन, एग्जाम्पल, नूक एंड कॉर्नर ऑफ द मॉड्यूल इज कवर्ड इन आर हैंड रिटन नोट्स। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, यही आपकी गीता है, बस ये पढ़ के जाना और एग्जाम का हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मैम ये तो नोट्स की बात हो गई, मतलब हम टाइम भी यहीं पे सेव करते हैं, आप हमें ज्यादा लिखवाते नहीं हो क्योंकि आपने बैठ के सब कुछ लिख के हमको दे दिया है। एग्जैक्टली, यू गॉट द कोड। हमारी बैच जल्दी इसलिए ही खत्म होती है क्योंकि मैंने सब मेहनत करके आपको इतना सारा लिख के दिया है, तो आपको फिर मेरे साथ साथ नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हैंड रिटन नोट्स आप मस्त यूज करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसी में से हम अपनी रेगुलर बैच में पढ़ते हैं, इसी में से हम अपने यूट्यूब पे रिविजन्स करते हैं, मैराथन करते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते टाइम भी मैं आपको इसी बुक का रेफरेंस देती हूँ। यानी एग्जाम आते आते ये बुक आपकी ऑलरेडी
मेरे साथ ही कम से कम 2 से 3 बार तो पूरी हो चुकी होगी। प्लस उसके अलावा आप अपने 1 और 2 रिविजन्स करोगे, यानी एक टाइम तो ऐसा आएगा, और ये आता है हर स्टूडेंट की लाइफ में, आता है अपने सफल बैच के हर स्टूडेंट की लाइफ में। ये एक दिन आता है जहाँ पे बच्चों को ऐसा याद हो जाता है कि अरे हाँ मैम, ये वाला प्रोविजन तो है ना, लेफ्ट साइड पे ऊपर आपने पिंक कलर से लिख के दिया था, ये वाला प्रोविजन बुक के राइट साइड पे नीचे मैम ब्लू कलर से लिखा था, आपने पिंक हाईलाइटर किया हुआ था। यानी इतना मस्त आपके दिमाग में पूरा फ्लो बैठ जाएगा ना जीएसटी का। और ये जो बच्चे पूछते हैं मैम टैक्स की एग्जाम में सेक्शन नंबर भी तो आते हैं, तो क्या हमको ये सारे सेक्शन नंबर याद रखने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं क्या एग्जाम में? ये क्वेश्चन सफल बैच का कोई स्टूडेंट कभी पूछ ही नहीं सकता। आपके अगर कोई सीनियर्स है जो मुझसे पढ़े हैं, तो आप उनसे भी ये चीज पूछिए कि यार रिद्धि मैम से पढ़े थे, सेक्शन नंबर का कभी प्रॉब्लम आया था क्या? आपके दिमाग में ये डाउट भी नहीं आएगा कि मैम सेक्शन नंबर लर्न करने हैं क्या, बिकॉज आप नहीं करना चाहोगे तो भी ऑटोमेटिकली मेरी टेक्निक्स और मेरे साथ पढ़ते पढ़ते मल्टीपल रिविजन से आपको यूं भी सारे सेक्शन नंबर ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। सो हर एक चीज हमारी नोट्स में कवर्ड है, आपको बिंदास बस आने का, लेक्चर अटेंड करने का और चिल करने का। मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपनी इतनी मस्त कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आईसीएआई स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशंस प्लस जो पीछे प्रैक्टिस के टेस्ट नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। प्लस लास्ट 4 अटेम्प्ट्स की आरटीपी, एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर भी हमने हमारी क्वेश्चन बैंक में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के तो सारे ही क्वेश्चन है, इवन इफ वो फुद्दू टाइप के हैं तो भी लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के सारे आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन बैंक में है। उसके अलावा हो सकता है कि मैम कोई बहुत पुराना, जैसे कि नवंबर 18 हो गया, नया नया जीएसटी आया था, जब नया नया एग्जाम में आना शुरू हुआ था 2017 में जीएसटी आया था, तो नवंबर 18, नवंबर 19, मैम इतने पुराने पुराने पेपर भी आपने डाले हैं क्या? हाँ, अगर उन पेपर्स और उन आरटीपी में कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन था जो वापस कभी किसी एमटीपी, आरटीपी पास पेपर में नहीं आया, तो उतना पुराना क्वेश्चन भी मैंने रखा है कि क्या पता आईसीआई कभी कभी वापस याद कर ले उस टाइम को कि अरे यार 4-5 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा था बच्चों को, चलो वापस पूछते हैं। तो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव अपनी क्वेश्चन बैंक है कि इसके बाहर आपको एक भी और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। May 24 एग्जाम तक का क्वेश्चन पेपर नहीं, May 24 का क्वेश्चन पेपर सिर्फ अपनी बुक में नहीं है, क्योंकि उसका सजेस्टेड अभी तक नहीं आया था जब तक मैंने क्वेश्चन बैंक बनाई है। लेकिन May 24 के लिए जितनी भी आरटीपीज आई थी वो भी सारी इसमें इनकॉर्पोरेट हो गई है। प्लस इसके अलावा September 24 एग्जाम के लिए भी जो आरटीपी और एमटीपी आई है ना, वो भी सारी अपनी बुक में है। मतलब आपको September 24 एग्जाम का आरटीपी, एमटीपी भी अलग से नहीं देखना है, क्लास में ही बुक में सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर लिया है। सिर्फ May 24 का सजेस्टेड आना बाकी था, तो May 24 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम अलग से बाद में सजेस्टेड आने पे यूट्यूब पे सॉल्व कर लेंगे। उसके अलावा एवरी सिंगल थिंग टिल September 24 का एग्जामिनेशन अपनी बुक में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। अब जो भी आपका अब रिसेंट अटेम्प्ट होगा, यानी Jan 25, May 25 ऑनवर्ड्स, जिस भी एग्जाम के लिए आप अपियर कर रहे हो, बस उस एग्जाम के लिए इंस्टीट्यूट जो रिविजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर इशू करेगा, वो आपको अलग से देखना रहेगा। वो भी मैं यूट्यूब पे आपको हमेशा सॉल्व करवाती हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है। इसके अलावा सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में है, और सिर्फ क्वेश्चन बैंक में है ऐसा नहीं है, हम पर्सनली प्रैक्टिकली सारे के सारे क्वेश्चंस इस सफल बैच में ही सॉल्व भी करने वाले हैं। मतलब मैम आप ये 55 to 60 आवर्स में हमको पास्ट 4 अटेम्प्ट्स की हर एक चीज प्लस इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करवाओगे? बिल्कुल। हार्डली अगर कोई एकदम रिपीटेटिव काइंड ऑफ नेचर का क्वेश्चन है तो किसी चैप्टर में मैं आपको 1-2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, बाकी सारे मतलब ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हर चैप्टर के लिए हम 15 to 20 क्वेश्चंस तो क्लास में ही सॉल्व कर लेते हैं। प्लस अपनी क्वेश्चन बैंक की खासियत कि क्वेश्चन कहाँ से पिक किया गया है, कौन सी एग्जाम में आया था, कौन सी एमटीपी का है, कौन सी आरटीपी का है, वो सारा सोर्स ऑफ द क्वेश्चन भी मैंने हर एक क्वेश्चन के नीचे लिख के दिया है कि ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये आरटीपी का है, ये एमटीपी का है, ये पास्ट पेपर का है। एंड प्लस आंसर में जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो सारे बोल्ड करके, अंडरलाइन करके, आपको हाईलाइट करके भी दिए हैं। यानी आपका सारा काम, सारा होमवर्क मैं आपको करके ही लेक्चर्स में बुक्स प्रोवाइड कर रही हूँ। थैंक यू मैम। अरे बिल्कुल, ये तो अपना काम है, इसमें थैंक यू की क्या बात। चलो उसके बाद अभी लाइव बैच एनरोलमेंट्स तो क्लोज हो गए क्योंकि हमारी लाइव बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो अब अगर आप लोग गूगल ड्राइव, मतलब अब जो रिकॉर्डेड मोड में बच्चे देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे डेमो देख रहे हैं क्लास का, उनके लिए अगर आप लोग बैच के लिए एनरोल करते हो तो आपको 2 व्यूज मिल जाएंगे। मतलब आप हर एक लेक्चर 2 बार देख पाओगे। वाह मैम, मतलब मैं और मेरा फ्रेंड मिलकर ले ले, एक बार मैं देख लूं, एक बार फ्रेंड देख ले, ऐसा नहीं होता है। करते भी है स्टूडेंट्स ऐसा, लेकिन
ये 2 व्यूज आपको बहुत काम आते हैं, क्योंकि एक बार तो आपको पूरी क्लासेस देखनी ही रहती है। एंड उसके अलावा जब आप अपना फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन करने बैठते हो, कभी किसी क्वेश्चन में अटक गए, कभी किसी टॉपिक में डाउट आ गया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज यूं भी 12 मंथ्स तक आपकी ये क्लासेस वैलिड रहती है। मैम उतने में तो हम एग्जाम देके पास भी हो जाएंगे, सीए फाइनल में भी आ जाएंगे। येस, दैट इज वॉट आई ऑलरेडी नो। तो 12 मंथ्स तक आपकी क्लासेस वैलिड रहेगी, और हर एक लेक्चर में आपको 2 व्यू मिलेंगे, यानी कोई भी चीज आपको दोबारा से देखनी है कभी भी वापस से, तो आप आराम से अपने इन व्यूज को यूज करके और देख पाओगे। लाइव बैच वाले स्टूडेंट्स को लाइव मेरे साथ तो एक सब कुछ अटेंड करने मिल ही रहा है, प्लस उनको भी 1 व्यू पूरा एक एक्स्ट्रा बैकअप में मिल जाएगा, यानी लाइव अटेंड करने के बाद उनको कभी भी कुछ भी देखना हो अगर बैकअप में, तो वो लोग आराम से देख सकते हैं। डन मैम। मैम आपने बोला कि आप हमको ज्यादा लिखवाओगे नहीं, आप हमको सब कुछ चीजें क्लास में याद करवा दोगे, तो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी? अरे मैं हूं ना, उसकी भी चिंता क्यों करनी है। हमारा जो पूरा सिलेबस है इंटर का, वो हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, यानी टोटल 15 चैप्टर्स। मतलब अपनी बुक के हिसाब से, अपनी बुक के हिसाब से तो ज्यादा चैप्टर्स है, बिकॉज मैंने क्या किया है, कुछ कुछ बड़े चैप्टर्स में जहां पे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड नहीं है, उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके दिया है। यानी अकॉर्डिंग टू अस आपके लिए 19 चैप्टर्स है। बस क्या मैम, बस एकदम छोटू छोटू से, देखो ना 175 पेज की तो पूरी बुक ही है, उसमें 19 चैप्टर्स कवर हो गए हैं हमारे। तो इन 19 चैप्टर्स को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। तो जैसे जैसे हमारे 5-6 चैप्टर्स होते जाएंगे, मैं आप लोगों की एक एक छोटी छोटी सी टेस्ट लेने वाली हूँ, एंड उसके बाद अपना पूरा बैच कंप्लीट होने पे आपकी एक प्रॉपर फुल कोर्स टेस्ट भी होने वाली है। ये ब्लॉक टेस्ट और इसके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप टेस्ट लिखोगे, सेल्फ इवैल्यूएट करके स्कैन करके मुझे भेजोगे। मैं पर्सनली आपका पेपर देख के आपको कमेंट्स प्रोवाइड करूंगी, कहाँ पे आपको इंप्रूव करना है, कहाँ पे ज्यादा लिखा है, कहाँ पे कम लिखा है, कैसे लिखना है, अंडरस्टैंडिंग में कहाँ आपकी गलती हो रही है। एंड अल्टीमेटली ये जो आपकी फुल कोर्स टेस्ट होने वाली है, ये पूरी टेस्ट का पेपर आप स्कैन करके मेल आईडी मिलेगी, उस पर भेजना है, और हमारी टीम आपको पूरा पेपर चेक करके इवैल्यूएट करके हर एक क्वेश्चन के लिए कमेंट प्रोवाइड करके देगी कि कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट के स्कोप है। तो मेरे साथ ही बैच में ही एक बार पढ़ोगे, फिर मेरे साथ ही रिवाइज करोगे, फिर उसके बाद ब्लॉक टेस्ट लिखोगे, फिर फुल कोर्स टेस्ट लिखोगे, यानी अल्टीमेटली जिस दिन हमारी सफल बैच कंप्लीट होगी ना, उस दिन अलोंग विथ योर रिविजन एंड पेपर राइटिंग आपका पूरा आईडीटी एक बार खत्म हो गया होगा। मल्टीपल रिविजन्स करते हैं हम लोग क्लास में। मतलब कभी कभी तो आप बोलोगे कि बस मैम याद हो गया, सही में मैम कोई नींद में उठा के पूछेगा तो भी अब तो बोल देंगे, आप थक जाओगे, लेकिन मैं रिविजन करते नहीं थकती। मेरा सिंपल सा रूल है, आज लेक्चर 1, कल लेक्चर 2, 3, 4 करते करते हम लेक्चर 7 तक पहुंचे, तो लेक्चर 1 to 6 तक हमने जो भी पढ़ा ना, सारा रिवाइज करके फिर ही हम आगे के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट अगर मान लो 25 क्लासेस में हम अपना पूरा इंटर खत्म करते हैं ना, तो जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा वो यूं तो आपका 20-25 बार ऑलरेडी मेरे साथ रिवाइज हो गया होगा। क्या बात कर रहे हो मैम? यस, हम हर एक लेक्चर के स्टार्टिंग के 5 to 15 मिनट्स के बीच में कुछ भी टाइम लग जाता है, 5, 7, 8, 10, 12 to 15 मिनट्स में बस जितना हमने शुरू से पढ़ा है ना, सारा कुछ रिविजन करते 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 क्यूमुलेटिवली हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी ये नहीं होगा कि आप ट्रैक भूल चुके हो, हम कहाँ पे हैं, हम क्या है, आपको शुरू से सारा कुछ क्लास का हमेशा याद ही होगा। डन मैम। अगर कोई डाउट आ गया तो कोई चांस नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोगों को मेल पे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिला होगा। देखो, सीए रिद्धि बाघमार जो है वो तो हमारा पब्लिक चैनल है। सीए रिद्धि बागमार टेलीग्राम पे सर्च करके अगर आप ज्वाइन कर लोगे, वो तो हमारा पब्लिक चैनल है जिसमें सीए फाइनल और इंटर के सारे बच्चे हैं। उसमें कभी मोटिवेशन, कभी कोई रीसेंट चेंजेस हुए हो, अमेंडमेंट्स हुए हो, कुछ नोट्स शेयर करनी है, कुछ ऑडियोज शेयर करने हैं, किसी वीडियो का लिंक डालना है, वहां पे आप मैसेज नहीं कर सकते। सीए रिद्धि बागमार वाले चैनल में सिर्फ मैं ही पोस्ट डालती रहती हूँ, तो ये चैनल तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज कोई भी चेंजेस, कोई भी अपडेट्स होंगे तो सीए रिद्धि बागमार वाले चैनल में ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। इसका एक लिंक्ड ग्रुप वाला वो मैसेज वाला भी ग्रुप होता है, डिस्कशन ग्रुप, वो तो आप चैनल की डिटेल्स में जाओगे तो वो उसके लिंक्ड डिस्कशन ग्रुप में भी आपको ले जाएगा। वहां पे जनरल सारे बच्चे जो अपने बैच के स्टूडेंट हैं, नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, किसी भी बैच के पुराने स्टूडेंट है, कुछ भी है, तो वो लोग सब वहां पे डाउट्स डाल सकते हैं, जो बच्चे आपस में सॉल्व करते हैं, कभी मैं भी सॉल्व कर देती हूँ। लेकिन पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए जो अपने बैच के स्टूडेंट्स है ना,
आप लोगों को मेल पे एक लिंक मिला होगा जो पर्टिकुलरली सिर्फ बैच के बच्चों का आईडीटी का डाउट सॉल्विंग ग्रुप है। तो आप अगर इस ग्रुप में अपना डाउट डालोगे तो विद इन 24 आवर्स मैं पर्सनली ही उस डाउट का आपको जवाब देने वाली हूँ। मैम बहुत शर्म आ रही है, कुछ तो एकदम ऐसा फुद्दू सा पूछना है, कोई टेंशन नहीं है, सब अपने ही बच्चे हैं क्लास में। आप आराम से इस टेलीग्राम ग्रुप पे अपना डाउट डालो। मोस्ट प्रेफरेबल वे ऑफ सॉल्विंग द डाउट्स, मैं विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई कर दूंगी। नहीं मैम कुछ तो पर्सनल है, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी, कुछ और बात है, तो 9714111666 मेरा नंबर है। देखो यही अभी ए लाइव वाला बच्चा कोई फोन करे तो इस नंबर पे अभी तो यही फोन बजने वाला है, मतलब यही मेरा पर्सनल नंबर, यही मेरे स्टूडेंट्स वाला नंबर। ऐसा कुछ नहीं है ए तुम लोग सही में फोन मत करो रे, ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली के लिए अलग नंबर है, बच्चों के लिए अलग नंबर है, वी आर ऑल अ फैमिली। तो यही फोन है मेरा जो हमेशा मेरे पास रहता है। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नॉट कॉल। अगर कुछ भी चीज है आप मुझे 9714111666 पे टेलीग्राम कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे रिद्धि बागमार हैंडल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वहां पे भी मुझे मैसेज भेज सकते हो। मैं हर जगह पे आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ और पर्सनली ही सारे डाउट सॉल्व करती हूँ। मस्ती नहीं रहे तुम लोग, क्या कर रहे हो, चलो फोन साइलेंट है यूं भी। तो भाई यहाँ पे आप लोग प्लीज मुझे कॉल मत करना, बस मैसेज करना, क्योंकि ऐसे क्लास में होते हैं फोन बजता है तो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो आप लोग बस मैसेज करके बोल सकते हो कि मैम कुछ तो बात थी, कुछ समझना है, कुछ सीखना है, कॉल पे बात करनी है, तो आई विल गिव यू टाइम। उस टाइम पे कॉल करके भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। यानी ऐसा नहीं कि कोई स्टाफ, कोई स्टूडेंट, कोई टीम का मेंबर आपके डाउट सॉल्व करेगा, मैं पर्सनली ही आपके एवरी सिंगल डाउट का रिप्लाई करने वाली हूँ। लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर कोई टेक्निकल इशू है, कोई बैकएंड इशू है कि मैम बुक रिसीव नहीं हो पाई है, हमको बारिश बहुत है तो बुक कुरियर में अटक गई है, या तो पता नहीं सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आ रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेक्चर चालू नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो ये हमारा टेक टीम का नंबर और ये हमारा बैकएंड सपोर्ट का नंबर है। आप यहीं पे कांटेक्ट करोगे, बिकॉज देखो मैं तो अपने घर पे हूँ, है ना, अपने स्टूडियो में, और ये सारा कुछ मैनेज होता है इंदौर अपनी ऑफिस से। तो इवन इफ आप मुझे भी टेक्स्ट या कॉल करोगे ना कि मैम लेक्चर नहीं चल रहा है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, मुझे बुक रिसीव नहीं हुई, मैं भी आपको यही नंबर देने वाली हूँ, अच्छा ऐसा है क्या, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लो, यही चीज होने वाली है। तो बेटर है कि कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है ना, अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आ रहा, बैकअप नहीं खुल रहा है, कोई भी रीजन से कुछ भी हो जाए, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लो। जनरल कोई भी क्वेरी है, दूसरी कुछ पूछना है, डिस्काउंट के बारे में जानना है, कोई बुक रिसीव नहीं हो रही है, कोई और इंक्वायरी करनी है, तो ये अपना बैकएंड सपोर्ट नंबर है। आप इस पे कभी भी, इन दोनों नंबर पे तो आप कॉल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 to 6 अपने ऑफिस टाइमिंग्स है, उसके बीच में आप कभी भी इन दोनों नंबर पे कॉल कर लो, मैसेज कर लो, कुछ भी कर लो। दिस इज माई पर्सनल नंबर, इस पे आप कॉल नहीं करेंगे, मुझे डाउट के लिए सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही करेंगे। डन मैम। 3 वादे हैं मेरे हमेशा बैच के लिए कि सब कुछ समझ आएगा, मजा आएगा और याद होगा। आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी अपनी हैंड रिटन नोट्स और क्वेश्चन बैंक के, बस उतना ही है, उसी में पूरा इंटर सीए का जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस समा गया है। एंड आई प्रॉमिस यू कि ड्यूरिंग दिस 55 to 60 आवर्स ऑफ द बैच आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है मेरे साथ। कि मतलब मैम जीएसटी तो हमारा बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है, काश यही पूरे 600 मार्क्स का आ जाए एग्जाम में। सारा कुछ आपको समझ में आएगा, इवन इफ आपको कोई प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता जीएसटी के बारे में, फिर भी यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू विल एंजॉय एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स मैम सिर्फ एंजॉय करने से तो काम होगा नहीं, मार्क्स तो तभी मिलेंगे ना जब हम जाके एग्जाम में लिख के आ पाएंगे। तो आपको सारा कुछ मेरे साथ लर्न करवा दूंगी, ये मेरी पूरी की पूरी गारंटी है, ये मेरा पूरा प्रॉमिस है आप लोगों को कि सब समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा और याद हो जाएगा। हमको क्या करना है मैम, आपको बस दिल दिल आगा बॉम बॉम करके बता देना है कि हाँ मैम समझ आ गया, मजा आ गया और याद हो गया है। मैम इमोजी ढूंढने में टाइम लग जाता है, तो दिल दिल आगा बॉम बॉम लिख देंगे, टाइप कर देंगे, डी डी ए बी ई बी बी, मैम मजा आ रहा है, एकदम एंजॉय कर रहे हैं। देखो मैं आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ, ये तो मैंने आपको बताया कि भाई आपको कुछ रेफर नहीं करना है, सब क्लास में करवाऊंगी, सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, टेस्ट लूंगी, डाउट सॉल्व करूंगी, और मैच खत्म होने के बाद हमेशा हर अटेम्प्ट के लिए इंटर का मैं यूट्यूब पे रिविजन भी लेती हूँ, या तो चैप्टर वाइज रिविजन या तो एक फुल मर्ज्ड मैराथन, जैसे भी होता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, इफ यू चेक आपको हर अटेम्प्ट का यूट्यूब पे, आज भी मैं डिलीट भी नहीं करती पुराने वीडियोस, सारा आपको यूट्यूब पे रिविजन मिल जाएगा। यानी वो भी कोई टेंशन नहीं कि मैम अभी पढ़ रहे हैं और एग्जाम तो 6 महीने बाद है तो क्या होगा, मैं हूं ना यूट्यूब पे वापस आपको पूरा पूरा रिविजन करवा के दूंगी।
तो मैम अब हमको भी तो कुछ तो करना होगा ना। आप अगर इतना सारा करोगे तो ऑफ कोर्स आपको मुझे सिर्फ 3 प्रॉमिसेस करने हैं। रेगुलरिटी रखोगे क्लासेस अटेंड करने में, खासकर रिकॉर्डेड वाले बच्चे। ऐसा नहीं कि आज एक क्लास देखी फिर 5-6 दिन कुछ देखा ही नहीं, फिर एकदम से देखा तो आप लोगों की लिंक नहीं बैठेगी, कंटिन्यूटी नहीं बैठेगी। लाइव वाले बच्चे तो अभी मुझे यहीं पे प्रॉमिस कर देंगे कमेंट सेक्शन में कि मैम हम एक भी छुट्टी नहीं लेंगे। चलो रे चलो एवरीवन, चलो यस मैम, हम एक भी छुट्टी नहीं लेंगे, हम बैकअप का बिल्कुल यूज ही नहीं करेंगे, सारा हम 100% अटेंड करेंगे क्लास आपके साथ बिल्कुल। एंड रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स को मुझे एक रेगुलरिटी का प्रॉमिस करना है कि ऐसे नहीं आराम से लेटे लेटे लेक्चर देख रहे हैं, पढ़े हैं, पूरा आपको प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में अटेंटिवली क्लासेस अटेंड करने हैं एंड रेगुलरली अटेंड करने हैं। मतलब ऐसा कि अगर फिक्स कर लिया कि रोज की 2 क्लास देखनी है, रोज की 1 क्लास देखनी है, जो भी है, तो रेगुलरली उसको देख के एंड 15-20 डेज में तो पूरा सब्जेक्ट ही खत्म करोगे। लंबा लंबा करोगे, बीच में ब्रेक्स दोगे तो आपकी लिंक टूट जाएगी, आपको कनेक्शन करने में इशू आ सकता है। साथ में सब वन शॉट खत्म करोगे, कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का आने वाला है। दैट वाज प्रॉमिस नंबर 1। प्रॉमिस नंबर 2, मैं आपको मेरे साथ रफ शीट में कुछ भी स्क्रिबल करने बोलूं, आपको करना है। देखो आपको मैं ज्यादा कुछ लिखवाती नहीं हूं, अगर आप एक छोटी सी 50 पेजेस की भी खाली आईडीटी की नोटबुक मेंटेन कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। इसमें अगर कभी कुछ एग्जाम्पल देना होगा या कुछ एक्स्ट्रा लिखवाना होगा तो, बाकी अपनी हैंड रिटन नोट्स में सब कुछ कवर्ड है, आपको एडिशनली कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो 50 पेजेस नोटबुक विल बी मोर देन इनफ। वो भी पूरी नहीं भरेगी अपने पूरे लेक्चर्स में, लेकिन रोज के कम से कम आपके 5 to 6 रफ शीट्स भर जाएंगे। यानी एक 200 पेजेस की बुक अभी ही डाल लो, नई बुक की कोई जरूरत नहीं है, रफ शीट्स लेके आओ, रफ बुक ले लो, कुछ भी ले लो। जो भी पढ़ाऊंगी ना, क्योंकि हम लिखते नहीं है, हम स्क्रिबल कर करके साथ में बस राइटिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं। मैं आप लोगों के साथ 3-3, 4-4 बार एक एक प्रोविजन लिख लिख के आपको करवाऊंगी, तब आपको मेरे साथ क्या करना है, स्क्रिबल करना है। तो बस सिंपल सा प्रॉमिस है कि जैसा बोलूंगी ना वैसा फॉलो करोगे तो आपको इतना बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है ना कि मैम हमारा पूरा अटेंशन इधर, हम फोन वोन सब साइड में रख के आते हैं, रफ शीट, पेन, कैलकुलेटर और बुक लेके ही क्लास में आते हैं। जो आप बोल रहे हो वो हम सब कुछ सुन रहे हैं, हमारी आईज सिर्फ आप पे है, मुझ पे नहीं रखने की, स्क्रीन पे। मैम हमारी आईज सिर्फ लेक्चर पे है, हमारे कान सिर्फ आपकी आवाज सुन रहे हैं। आप जब हमको बोलते हो कि चलो ना बोलो मेरे साथ, तो हम आपके साथ चिल्ला चिल्ला के बोल भी रहे हैं, आप स्क्रिबल करने को बोल रहे हो, हम लिख भी रहे हैं। यानी 100% फोकस और अटेंशन हमारा सिर्फ क्लास में है, हम उसके अलावा आसपास का कुछ नहीं देख रहे, कुछ भी और नहीं सोच रहे। जब इतने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करके क्लासेस में अटेंड करोगे और पढ़ोगे तो कैसे याद नहीं होगा, सब मेरे साथ याद हो जाएगा। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉमिस दैट आई वांट फ्रॉम यू इज कि आप सिंसियरली टेस्ट लिखोगे। ये जो 3+1, 3 ब्लॉक टेस्ट प्लस 1 फुल कोर्स टेस्ट मैं आपको देने वाली हूँ। देखो मैं बहुत खतरनाक टीचर हूँ, है ना, मैं लिटरली ट्रैक करती हूँ, मेरे पास तो ऑफकोर्स आप सबका लिस्ट है, शीट है, मैं ट्रैक करती हूँ कि कौन से स्टूडेंट का मेरे को टेस्ट पेपर नहीं आया है। मेरे पास आप लोगों के नंबर्स भी है, हाँ सारा डेटा है मेरे पास, तो मैं कॉल भी कर देती हूँ स्टूडेंट्स को। मैं आपके पेरेंट्स से भी बात कर लूंगी अगर लगेगा तो, कि भाई देख लो आपका बच्चा या बच्ची किधर फंसा हुआ है, टेस्ट नहीं लिखा है। सो आई वांट यू ऑल टू बी वेरी सिंसियर। अगर आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हो, सारे सेंसेस इन्वॉल्व करके और टेस्ट लिखते हो, मजाल आपको 50 में से 45 से 1 नंबर कम आ जाए आईडीटी में। भाई सीए फाइनल के बच्चे अपने 80+, 85+ मार्क्स लेके आते हैं, मस्त। तो इंटर में तो और भी सिंपल चीजें हैं, और भी मस्ती से हम लोग पढ़ते हैं, तो 50 में से एटलीस्ट 45 तो मुझे चाहिए, उससे कम में तो फिर क्या ही पढ़ा। पास तो आपको पूरा टैक्स का पेपर आईडीटी ही करवा देगा, फिर अपने इनकम टैक्स में से और एक्स्ट्रा मार्क्स लाके एग्जेम्पशन लाते रहना। ओके मैम, कर दिया सबने प्रॉमिस कि हाँ मैम हम ऐसा ही करेंगे जैसा आपने बताया है। सो दिस वाज ऑल। कैसे प्रोसीड करेंगे, कितने व्यूज मिलेंगे, डाउट कहाँ पे पूछना है, बुक्स कौन सी होगी, अमेंडमेंट कहाँ तक कवर्ड है, क्या लेके आना है हमको क्लास में, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है अबाउट दी बैच। अब हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे अबाउट दी पेपर। तो भाई ग्रुप 1 का पेपर 3 है टैक्सेशन, जिसमें पार्ट ए इनकम टैक्स आता है और पार्ट बी जीएसटी आता है। तो जो पार्ट बी है जीएसटी 50 मार्क्स का, वो हम अपने इन क्लासेस में खत्म करेंगे, जिसमें से भी 30% तो एमसीक्यू आ जाते हैं और 70% डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। एमसीक्यू का आपको कोई लोड, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू के जितने भी पॉइंट्स रेलेवेंट है, जहां जहां से एमसीक्यूज बनते हैं, जो भी होता है, मैं सब कुछ आपको क्लास में बताऊंगी। उसके अलावा अपनी जो आरटीपीज आती है, एमटीपीज आती है, उन सब में भी एमसीक्यूज आते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। यूट्यूब पे भी हम उसके सेशंस लेते रहते हैं।
आप अटेंटिवली सब कुछ अटेंड करोगे, आपको किसी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जो 70% डिस्क्रिप्टिव है उसमें एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता है, क्वेश्चन 1 जो तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना होता है, उसमें सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स मिक्स आ जाते हैं। उसके अलावा जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस है उसमें से एनी 2 आपको लिखने होते हैं, यानी पेपर 50 मार्क्स का नहीं आता, पेपर तो 58, 59, 60 मार्क्स का आता है। उसमें से आपको एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, वो छोड़ के लिख के आपको 50 मार्क्स का आना रहता है। दिस इज द पेपर पैटर्न। तो 30% एमसीक्यू, 70% डिस्क्रिप्टिव, जिसमें से भी एक कंपल्सरी क्वेश्चन और बाकी 3 में से 2 आपको और अटेंड करने होते हैं। मैम सिलेबस क्या है? बहुत ही छोटू सा क्यूट सा प्यारा सा सब्जेक्ट और प्यारा सा सिलेबस है अपना आईडीटी का, जहाँ पे कुछ चैप्टर्स एकदम कोर है। कोर मतलब जो समझाते हैं कि भाई जीएसटी क्यों आया, अगर वो आया है तो कब टैक्स भरना है, किस वैल्यू पे भरना है, कैसे क्रेडिट्स मिलती है, ये सारी चीजें जो एकदम एकदम कोर है कि इसके बिना तो आप जीएसटी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कॉन्सेप्ट्स ही नहीं समझ पाओगे, फाइनल में जाओगे तो ये सब आपको सबसे ज्यादा जरूरी होगा। और जहां से ही 50 में से 35 मार्क्स का पेपर तो एग्जाम में यहीं से बन जाता है। और बाकी हमारे कुछ प्रोसीजर टाइप के चैप्टर्स है कि भाई जैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे लेना होता है, कौन सा फॉर्म भरना होता है, पेमेंट कैसे करते हैं हम लोग, कौन सी ड्यू डेट होती है हमारी रिटर्न वगैरह भरने की, टाइम पे नहीं भरते तो लेट फीस क्या लग जाती है, कौन कौन सी बुक्स वगैरह हमको मेंटेन करके रखनी पड़ती है, कितने पीरियड तक हम अकाउंट्स रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, ये कुछ हम एकदम प्रोसीजरल पार्ट है जो आपको रटना होता है कि भाई उसमें कुछ समझना नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया इतने मंथ्स तक अकाउंट्स रखना है तो रखना है, ये ड्यू डेट है तो है। अब गवर्नमेंट ने ड्यू डेट वो क्यों रखी, उसका ऐसा इतना कोई लॉजिक नहीं होता। अब गवर्नमेंट की इच्छा, इतनी लेट फीस है वो लेट फीस है, ये सारी चीजें एग्जाम में ज्यादा टेस्ट भी नहीं होती है। हार्डली ये सब सी कैटेगरी चीजें हैं जिनमें से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में कभी कभार क्वेश्चन आता है। बाकी 50 में से 35 प्लस लाइक 35 टू 40 मार्क्स का पेपर तो अपने इस कोर जीएसटी में से ही आ जाता है। हम लोग तो अभी अपनी रेगुलर बैच में है तो सारी चीजों को एकदम इंपॉर्टेंट मान के बिना कुछ भी छोड़े, कोई चीज कितनी भी इररिलेवेंट है अगर मॉड्यूल में है और आपके लिए एप्लीकेबल है तो एक बार हम वो सारी चीजें क्लास में कवर करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। बाकी मैं आपको बताती रहूंगी कि ये ए कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ये कम आता है, वो सब तो विद द क्लासेस आपको गाइडेंस मिलता ही रहेगा। चलो, ये हुआ हमारा पूरा सफल बैच का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। मैं कौन हूं, बैच क्या है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है और कैसा पेपर आता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इससे ज्यादा तो क्या ही इंट्रोडक्शन लोगे, शादी थोड़ी ना करनी है जीएसटी से। बिल्कुल मैम। तो अब हम ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये चैप्टर्स के बारे में शुरू में बताने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप एकदम नए नए छोटे छोटे से बच्चे हो, आप लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि मैम ये टाइम में क्या होगा, वैल्यू में क्या होगा, प्लेस में क्या होगा। तो जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे हम उसको पढ़ते रहेंगे। अभी सबसे पहले हमारे लिए समझना क्या जरूरी है, हमारे सब्जेक्ट का नाम। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमको पढ़ना है। मैम ये टैक्स क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब समझना है। अब कई सारे तरीके के टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कस्टम्स ड्यूटी वाला टैक्स हो गया, तो मैम बहुत सारे टाइप के टैक्स होते हैं। तो टैक्स का मतलब क्या, What do you mean by the term tax? चलो anyone in the comment section, ये आंसर देते रहने का, एकदम उछल उछल के आंसर देने का कि एकदम एनर्जी दिखनी चाहिए, सबको मजा आ जाना चाहिए। ये टैक्स का मतलब क्या होता है बताओ ना जल्दी से, चलो। मैम सम काइंड ऑफ पेमेंट जो गवर्नमेंट को करना होता है। यस, वेरी गुड। देखो टैक्स का तो सिंपल सिंपल सा मीनिंग है, ऐसा कोई भी मॉनेटरी पेमेंट, ऐसा कोई भी कंपलसरी, पिक्यूनियरी वर्ड हम लोग बोलते हैं, पिक्यूनियरी मतलब ऐसा कोई भी मॉनेटरी कंपलसरी पेमेंट जो हमको गवर्नमेंट को करना पड़ता है उसको हम टैक्स बोल देते हैं। क्या आप राखी सावंत की तरह ऐसा बोल सकते हो कि आज मेरा मूड ऑफ पेमेंट नहीं है, गवर्नमेंट आई आपके पास कि लाओ इनकम टैक्स दो, लाओ जीएसटी दो, क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं नहीं गवर्नमेंट, आज तो मेरा मूड नहीं है, आज तो मैं टैक्स पे नहीं करूं, ऐसा नहीं होता है। आप गवर्नमेंट को कोई डोनेशन नहीं दे रहे, आप गवर्नमेंट पे कोई एहसान नहीं कर रहे टैक्स दे के, आप गवर्नमेंट को ऐसा वॉलंटरी मेरी इच्छा है तो दूं, नहीं इच्छा है तो ना दूं, ऐसा नहीं कर सकते। टैक्स आपको क्या करना पड़ता है? कंपलसरी देना ही पड़ता है। मैम क्यों देना पड़ता है? क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, देश की फैसिलिटीज को यूज करते हैं ना। आप बाहर निकलते हो, रोड पे चलते हो, कचरा लेने घर पे आपकी गाड़ी आती है, ये
ड्रेनेज सीवरेज वगैरह सब कुछ क्लीन होता है, स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी पे होती है। तो ये सारा पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा कहाँ से? देश चलाने के लिए सरकार को जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आता है? तो टैक्स में से आता है। यानी ये आपको कंपल्सरी पे करना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि आज मेरा मूड ऑफ पेमेंट नहीं है। अब ये जो टैक्स होता है ना, ये दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो कंपल्सरी पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा देश में रहने के लिए, ये दो तरीके का हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो आपका पेपर 3 का सेक्शन ए है, जिसमें आप लोग इनकम टैक्स वगैरह पढ़ोगे, और इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका पेपर 3 का सेक्शन बी हो जाता है। हमको पर्टिकुलरली इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ने हैं, जिसमें भी कई सारे तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, और जो अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सब आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। सीए इंटर लेवल पे हमको बस एक इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना होता है, विच इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके मैम, अब डिटेल में आराम आराम से समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सिर्फ ओवरव्यू दूंगी क्योंकि वो ऑफ कोर्स आप अपने इनकम टैक्स के क्लासेस में पढ़ोगे। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, क्यों आया? मैम अभी आपने शुरू शुरू में कभी तो बोला था कि जीएसटी 2017 में आया, तो क्या हम 2017 से पहले ऐसा कोई टैक्स लगाते ही नहीं थे? कोई टैक्स ही नहीं था क्या? था ना। ये सारी चीजें अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, नोट्स में सबसे पहला चैप्टर जो है अपना जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। एज सच सी कैटेगरी टॉपिक है, कोर नहीं है, बिकॉज इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है ना। जीएसटी कब आया, क्यों आया, किन चीजों पे बेस्ड है, स्टेट्स क्या है, यूनियन टेरिटरीज क्या है, बहुत सिंपल सिंपल चीज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका एक बेस बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफकोर्स आपको लगेगा और इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, बट एग्जाम वेटेज इसका काफी कम, 2-3-4 अटेम्प्ट में एक आध क्वेश्चन आ गया तो ठीक, वैसा चैप्टर है। चलो, तो सबसे पहले तो ये टैक्स क्या होता है। एक पिक्यूनरी मतलब कंपलसरी, मॉनेटरी। तो एक पिक्यूनरी बर्डन है जो सारे इंडिविजुअल्स, प्रॉपर्टी ओनर्स पे लगता है गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ये एक ऐसा पेमेंट है जो गवर्नमेंट अपनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी से हमसे लेती है। यानी आप कोई एहसान नहीं कर रहे, कोई डोनेशन नहीं कर रहे, कोई वॉलंटरी पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपको कंपलसरी एनफोर्स्ड है आपके ऊपर कि आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना ही देना पड़ेगा। हाँ मैम, और ये टैक्स हो सकते हैं दो तरीके के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मैम इन वर्ड्स का मतलब समझाओ। तो सुनो, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ना, जो पर्सन टैक्स पे करता है उसी को उसका दुख लगता है। मैम मतलब, मानो आज आप लोग अज्यूम करो कि आप लोग मस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए। ओ वाओ मैम, मजा आ रहा है। तो आप लोग बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लग गई आपकी बढ़िया सी नौकरी, है ना। तो मान लेते हैं 12-13 लाख पर एनम पैकेज पे आप लोग मस्त क्या लग गए हो, कहीं पे जॉब पे लग गए हो। अब उस केस में क्या होगा, मानो ये साल के 12 लाख आ रहे और फट से इसमें से क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स कट जाएगा। मानो आपके पापा मम्मी बिजनेस करते हैं, ये प्रॉफिट कमाया और इसमें से क्या हो गया, ये सरकार ले गई इनकम टैक्स। मतलब मुझे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना है और मैं ही उसका बर्डन बेयर भी कर रही हूँ। मेरी ही तो छाती में दुखावा होगा ना, अगर इनकम टैक्स पे करना है मुझे ही तो वो डायरेक्ट पिंच फील होगा कि अरे यार ये पैसा आया और सरकार इसमें से पैसा ले गई। यानी जो पर्सन है ना, जो पर्सन इनकम कर रहा है, उस पर्सन को वो इनकम टैक्स लग जाएगा, उस पर्सन को ही पे करना है, उस पर्सन को ही बर्डन बेयर करना है। तो पर्सन को दुख तो होगा ना, डायरेक्ट पिंच तो फील होने ही वाला है। आज समझो, जैसे कि हमारे साथ है यहाँ पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शिवानी, है ना। चलो, शिवानी एंड मिस्टर मुकेश अंबानी। ओ वाओ मैम, सीधा शिवानी और अंबानी। हाँ, आज देखो, अगर शिवानी का, सपोज शिवानी ने पूरे साल में सिर्फ 1 लाख रुपीज अर्न किए हैं, दैट इज ऑल। 1 लाख के अलावा शिवानी ने कुछ भी अर्न नहीं किया है। वेरेज सामने है मिस्टर मुकेश अंबानी, जो पता नहीं कितना कमाते हैं साल का, हजारों करोड़ में वो कमा लेते हैं। उन्होंने प्लस उनका 1000 करोड़ वगैरह का कुछ तो इनकम था ही था, एंड प्लस क्या हुआ, एडिशनली उन्होंने कुछ तो और बिजनेस कर लिया छोटा मोटा, जिसमें और एडिशनल 1 लाख रुपीज उन्होंने अर्न कर लिए हैं। तो क्या ये 1 लाख रुपीज पे जो इनकम टैक्स है वो सेम लगेगा क्या शिवानी के लिए भी और मिस्टर अंबानी के लिए भी? द आंसर इज नो।
अगर आप लोगों का इनकम टैक्स वाला पोर्शन हो चुका है तो आपको समझ में आता है कि इनकम टैक्स में स्लैब रेट होते हैं, स्लैब रेट, कि मैम शुरू के 2.5-3 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं लगता, छोटी मोटी इनकम तो गवर्नमेंट बोलती है कि इस पे क्या ही टैक्स भरोगे, हम उनसे कोई टैक्स ही नहीं लेते। वेरे जैसे क्रोर्स में जिनकी इनकम होती है उन पे टैक्स के स्लैब्स भी तो होते हैं। अगर आपने सुना हो तो 5%, 10%, 20%, 30%, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो टैक्स का परसेंटेज है वो भी बढ़ता जाता है। यानी मिस्टर अंबानी जो ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में कमा रहे हैं, उन्होंने 1 लाख और कमाया ना तो उनको बहुत सारा टैक्स लग जाएगा, उस पर सरचार्ज वगैरह सब कुछ लग जाएगा। लेकिन शिवानी ने सिर्फ 1 लाख कमाया है, उसकी इनकम है, उसको शायद पॉसिबली कोई टैक्स लगे भी ना, इस पे 0 टैक्स लगे। यानी ऐसा नहीं है कि एक इनकम हर इंसान के हाथ में सेम तरीके से टैक्सेबल होती है। ये जो टैक्सेस होते हैं ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब जिसकी जितनी ज्यादा कैपेसिटी उससे उतना ज्यादा टैक्स हम लोग ले लेंगे। जो ज्यादा कमा रहा है उससे हम क्या करेंगे, ज्यादा टैक्स लेंगे। जो नहीं कमा पा रहा है उसको सब्सिडीज दे देंगे, उसको रिबेट्स दे देंगे, उसको बेनिफिट्स दे देंगे, ताकि अल्टीमेटली इनकम पैरिटी आ सके। तो प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब कि हाई रेट ऑफ टैक्सेस है। ऐसे पीपल जिनकी एबिलिटी ज्यादा, वहां पे हाई रेट ऑफ टैक्सेस है। मतलब क्या हो जाएगा, वो जो पर्सन है ना, पर्सन, ये जो पर्सन है इसके ऊपर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं कि भाई पर्सन की कितनी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से अपन उससे टैक्स ले लेंगे। जिससे पैसा लेंगे वही बर्डन बेयर करेगा, और इसीलिए उसको डायरेक्ट क्या होने वाला है, पिंच फील होने वाला है। यही मानो आज आप एक शॉप पे गए और आपने परचेस कर ली BMW। क्या बात कर रही हो मैम? अरे जितनी अपनी पॉकेट मनी है ना बेटा, उस हिसाब से आपने परचेस करा बालाजी मसाला वेफर। ओके, हम तो मैम कहाँ पहुंच गए थे, वापस आ जाओ जमीन पे। तो भाई हमने क्या किया, 10 रुपीज का एक बालाजी मसाला वेफर खरीदा। अब जैसे कि मानो ध्रुव, वी हैव ध्रुव हियर, है ना। तो ध्रुव ने क्या किया, 10 रुपीज का एक बालाजी मसाला वेफर खरीदा। एंड अगेन वही मिस्टर अंबानी ने एक 10 रुपए का बालाजी मसाला वेफर खरीदा। अब वो 10 रुपए में अगर आपने देखा हो तो MRP ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब ये 10 रुपए में क्या होगा, 9 रुपीज पॉसिबली हो सकता है कि चिप्स के लिए होंगे, लेकिन 1 रुपी इसमें आप GST भर के आ गए, आपको पता भी नहीं चला। अब एक बात बताओ, आज ध्रुव चिप्स लेने जाए या अंबानी चिप्स लेने जाए, सबको सेम ही GST लगता है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वही BMW का पैकेट अगर अंबानी लेने चले जाए तो उसको मिलेगा 30 रुपीज में, और आप लेने जाओ तो आपको मिलेगा 10 रुपीज में। ऐसा होता है क्या? द आंसर इज नो। मैम MRP तो सबके लिए सेम ही रहती है, तो उसमें टैक्सेस भी सबके लिए सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता, हम वो पर्सन पे नहीं लगाते टैक्स कि भाई पर्सन की कितनी कैपेबिलिटी, हम बेसिकली गुड्स या सर्विसेज पे टैक्स लगा देते कि भाई चिप्स गया ना तो इस पे इतना टैक्स। अब चाहे आप एकदम गरीब हो, आप बिलो पावर्टी लाइन हो, आपके पास खाने के भी पैसे नहीं है, फिर भी आपको ये चिप्स का 1 रुपए का GST तो देना ही पड़ेगा। और आप अमीर से अमीर हो, इंडिया के सबसे अमीर आदमी हो ना, फिर भी आपको ये सेम ही टैक्स देना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। यानी डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना वो बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है, प्रोग्रेसिव। वेरेज ये सबके लिए सेम है, चाहे आपकी कैपेबिलिटी है नहीं है, बहुत ज्यादा है, हमको नहीं पता, आपको हमको सबको सेम टैक्स ही देना पड़ेगा। इनको हम रिग्रेसिव बोल देते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली एक पर्सन पे लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस मोर ऑफ गुड्स या सर्विसेज के ऊपर लग जाते हैं। यहाँ पे जो पर्सन पे कर रहा है गवर्नमेंट को और जो पर्सन बर्डन बेयर कर रहा है ना, दोनों अलग है, तो हमको डायरेक्ट पिंच फील नहीं होता। कैसे मैम, क्या बोले आप? सपोज ये तो ध्रुव है, ये अपना शॉपकीपर, ध्रुव है और शॉपकीपर है। ध्रुव गया 10 रुपीज पे किए और चिप्स का पैकेट लेके आ गया। क्या ध्रुव ने कभी ऐसा सोचा आज तक कि मैंने 9 रुपीज के चिप्स लिए हैं और मैंने 1 रुपी गवर्नमेंट को GST दिया है? कभी आपके दिमाग में भी ऐसा आता है क्या? भाई मानो अपना एक नॉर्मल शर्ट खरीदने गए, आपने 1500 का शर्ट खरीद लिया, आप क्या बोलते हो 1500 का शर्ट है। कभी ऐसा सोचते हो क्या कि यार ये 1500 में से 1350 तो शर्ट के थे और 150 तो मैं GST दे के आया हूं, इसके अंदर मेरा तो टैक्स लग गया? ऐसा हमारे दिमाग में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सारा का सारा पेमेंट अपने सप्लायर को देके आ जाते हैं। हम जिससे गुड्स सर्विसेज खरीदते हैं उसको हम पूरा पैसा देके आ जाते हैं। यानी बर्डन तो हमने बेयर कर लिया टैक्स का, पर गवर्नमेंट को पेमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट को इस टैक्स का पेमेंट कौन करेगा? तो शॉपकीपर। अब शॉपकीपर क्या करेगा? तो 9 रुपीज तो रखेगा अपनी पॉकेट में जो चिप्स के हैं, और 1 रुपी वो क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा एज GST।
इनकम टैक्स में इतना ज्यादा दुख क्यों होता है? क्योंकि हम ही पे करते हैं और हम ही बर्डन बेयर करते हैं। यहाँ पे जीएसटी में क्या होता है, हमने बर्डन तो किसी और से बेयर करवा लिया, तो फिर हमको दुख क्यों होगा? हमको तो बस एक पेमेंट करना रहता है और अल्टीमेट कस्टमर को फील भी नहीं होता कि वो टैक्स देके आ गया। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। लोग इतनी चोरी नहीं करते क्योंकि उनको रियलाइज ही नहीं होता कि वो जीएसटी देके आ गए। आज हर एक चीज जो यहाँ मेरे टेबल पे पड़ी है, मानो मेरे ये ईयरफोन्स अब मैं लाई थी तो मैंने क्या सोचा था कि भाई 5,500 के ईयरफोन होंगे। अरे पर इसके अंदर ऐसा नहीं है 5,500 के ईयरफोन है, मान लेते हैं समथिंग 4,500 5,000 के ही ईयरफोन्स है, बाकी तो मैं जीएसटी देके आ गई हूँ। मानो ये कैलकुलेटर है तो मैं तो क्या सोचूंगी कि भाई 3-4 हजार का कैलकुलेटर है, क्या बात कर रहे हो मैम? अरे फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, सीएफए वाला आता है, इतना महंगा है ना। हाँ मैम, तो आप तो कैलकुलेटर ले आ गए, तो हमने ऐसा थोड़ी ना सोचा था कि 4,000 के कैलकुलेटर में से 3,500 का तो कैलसी है, बाकी जीएसटी देके आए। मेरे दिमाग में तो यही है ना कि अरे हाँ यार मैम 4,000 का क्या होगा, कैलकुलेटर होगा। क्लचर है, कैलकुलेटर देके आई, अरे जीएसटी देके आई। फोन है, जीएसटी देके आई। मान लो ये कॉफी मग है, कॉफी मग खरीदा, इस पे भी जीएसटी देके आई। लिपस्टिक पड़ी है, लिपस्टिक पे भी जीएसटी देके आई। विच मीन्स मेरे को पता भी नहीं चला, मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ, एंड अभी मेरे पास इस रूम में जितनी भी चीजें हैं ना, मैं सबके ऊपर जीएसटी पे करके आई हूँ। मेरे पास टोटल, मेरे को ध्यान में भी नहीं है मैंने लाइफ में कितना जीएसटी भर दिया होगा। लेकिन इनकम टैक्स क्या होता है, हम खुद पे करते हैं, हम खुद बर्डन बेयर करते हैं, तो हमको बिल्कुल एक एक पैसा भी मन में चुभता है। इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई जो पे कर रहा है ना उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो कलेक्ट करके पे कर रहा है, और जिससे कलेक्ट कर रहा है वो इतना नहीं सोचेगा, क्योंकि वो क्या सोचेगा कि नॉर्मली यार गुड सर्विसेज लेके आ गए, ठीक है उसमें टैक्स चला भी गया, तो उसके इतना ध्यान में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि हम बर्डन क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं अनदर पर्सन पे, और यहाँ पे वो पर्सन खुद बर्डन बेयर करता है। दिस इज प्रोग्रेसिव एंड दिस इज रिग्रेसिव। यहाँ अल्टीमेटली होता है क्या है, जो पर्सन पे करता है टैक्स गवर्नमेंट को, वो कलेक्ट कर लेता है अपने अल्टीमेट कस्टमर से, यानी जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो शिफ्ट हो गया, जो सारा बर्डन है वो अल्टीमेट कस्टमर बेयर कर लेता है, और जीएसटी सप्लायर को देके आ जाता है, और फिर सप्लायर जाके गवर्नमेंट को देता है। अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए तो देखो, ब्लैक मनी एक्ट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स में बेस्ट एग्जाम्पल जो हम पढ़ने भी वाले हैं, विच इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके अलावा जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करते हो गुड्स का, तो कस्टम ड्यूटी भी लगता है। कस्टम्स अपन सीए फाइनल लेवल पे पढ़ने वाले हैं। हमारे लिए अब आगे का पूरा डिस्कशन किसके लिए होगा, तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए होगा, जो पढ़ के हमको एग्जाम में 50 मार्क्स लेके आने हैं। यस मैम, डन। चलो मैम, अब जेनेसिस ऑफ जीएसटी बोलता है कि जीएसटी आया था इंडिया में, जीएसटी का हैप्पी बर्थडे है 1 जुलाई 2017 को, जीएसटी का हैप्पी बर्थडे 1 जुलाई 2017 को है। तो मैम क्या उसके पहले जब ऐसे गुड्स सर्विसेज सेल होते थे तो कोई टैक्स ही नहीं लगता था क्या? है पागल हो गया, सरकार बिना टैक्स कितने साल गुड्स सर्विसेज बेचने देगी आपको? ऐसा तो कैसे पॉसिबल है? तो अब हम लोग समझेंगे कि भाई जीएसटी आया ही क्यों इंडिया में। 2017 के पहले भी कोई तो दूसरे टैक्सेस थे जो चल रहे थे गुड्स सर्विसेज पे, तो उनमें ऐसी तो क्या प्रॉब्लम आ गई, ऐसी तो क्या दिक्कत आ गई कि हमको सब कुछ हटा के और 2017 में ये वन नेशन वन टैक्स जीएसटी लाना पड़ा? मैम लाते ही नहीं, हमको पढ़ना ही नहीं पड़ता, क्या टेंशन थी ये? तो समझो, एक मस्त स्टोरी सुनाती हूँ। इमेजिन करना अपने आप को उस स्टोरी में, आपको पूरा पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा कि भाई इंडिया में जीएसटी लाने की जरूरत क्या थी, जब ऑलरेडी पहले वाले एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे। तो ऐसा तो क्या हो गया कि हमको जीएसटी को इंप्लीमेंट करना पड़ा। चलो, तो क्या हुआ ना, अब तो मेरी शादी हो गई है। वैसे शादी के बाद ना मेरा ये पहला इंटर का बैच है, तो पहले तो मैं एवं ही एग्जाम्पल ले लेती थी, नेबर का, बाजू वाले लड़के का, किसी का भी क्या फर्क पड़ता है। नाउ आई एम मैरिड। मैम आप हो कहाँ से, ये तो बताया ही नहीं। हाँ, मैं शादी के पहले रहती थी अहमदाबाद, गुजरात, बट नाउ पोस्ट मैरिज आई हैव शिफ्टेड टू इच्चल करंजी। मैम इच्चल करंजी कहाँ पे है? इच्चल करंजी इज अ टाउन नियर कोल्हापुर। मैम कोल्हापुर कहाँ पे है? कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, जिनको नहीं पता। मतलब मैम आप गुजराती छोकरी से मराठी मुलगी हो गए। हाँ जी, ऐसा बोल सकते हैं। सो शिफ्टेड फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र। ओके मैम, ओके, तो ठीक है, एग्जाम्पल्स अभी भी अपने जारी है। हस्बैंड, आई एम सॉरी, एग्जाम्पल्स जो पहले लेती थी मैं तो वही ले रही हूँ। चलो मैम, कब हुई आपकी शादी? बेटा कितनी पंचायत, अभी अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले। ओके ओके मैम, चलो अभी आ जाओ। तो भाई शिट मैम, पता ही नहीं था, कोई बात नहीं आ जाओ। तो भाई यहाँ पे लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि मेरे एक नेबर थे मिस्टर अंकित। अब क्या हुआ ना, शुरू से
अंकित एकदम निठल्ला टाइप का। अंकित के पापा के पास बेशुमार भर भर के भयंकर पैसा। तो अंकित को कोई है ना कभी पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं। अंकित को ऐसा था ना कि अरे यार पापा के पास इतने पैसे, अपन तो लाइफ में चिल करेंगे। मैं तो शुरू से पढ़ती रहती थी भाई, अपने को तो पता था अपने को सीए बनना है। तो हुआ क्या कि भाई 12th खत्म हुआ, मैंने सीए के लिए एनरोल कर लिया, फिर मैं मस्त फाउंडेशन पास हो गई, मैं इंटर सीए में आ गई। अंकित मस्त अपने मजे कर रहा है, बीकॉम के लिए एनरोल कर लिया था, घूम रहा है, फिर रहा है, चिल कर रहा है। एक दिन अंकित के पापा को ऐसा रियलाइज हुआ कि यार ये क्या है, बाजू में वो रिद्धि इतनी अच्छी बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची, पूरे दिन पढ़ाई करती रहती है मस्त एकदम, और ये अपने बेटे को देखो। तो अंकित के पापा ने बुलाया अंकित को और उसका कर दिया एकदम, क्या बोलते, एकदम बलात्कार कर दिया अंकित का। है मैम मतलब? तो भाई अंकित के पापा ने बोल दिया, अंकित के पापा ने बोल दिया कि भाई ये कोई तरीका है क्या, ऐसे में मैं तेरे को कल से पैसे नहीं देने वाला, तेरी सारी पॉकेट मनी बंद, अब तुझे मुझे प्रूव करके बताना है कि तू लायक है बिजनेस के। तो फिर अंकित को एकदम ऐसा हर्ट हो जाता है, एकदम ऐसा बुरा लग जाता है। अंकित बोलता है बस इतनी सी बात पापा, मेरे को आप थोड़ा पैसा लोन पे दे दो, मैं अपनी अलग से एक पूरी फैक्ट्री लगाऊंगा और इतना मस्त बिजनेस करके दिखाऊंगा ना कि आपको भी पता चल जाएगा। तो एकदम ऐसे लड़ाई वड़ाई हो गई, अंकित की पॉकेट मनी बंद हो गई। अंकित के पापा ने अंकित को कुछ पैसा थोड़ा सा लोन पे दे दिया कि चल ठीक है ये तू रख और अपना बिजनेस शुरू कर। अब अंकित ने क्या सोचा कि अपन क्या करेंगे, फैक्ट्री डालेंगे। अब अकॉर्डिंग टू अंकित की अंडरस्टैंडिंग, जितना वो जानता था दुनिया के बारे में, उसको लगा कि बॉटल बनाएंगे। क्या बात कर रहे हो मैम? हाँ, अल्कोहल वगैरह बेचने के लिए तो लाइसेंस चाहिए, बॉटल बनाते हैं, बॉटल खूब बिकेगी इंडिया में, सब लोग बॉटल। पर मैम गुजरात तो ड्राई स्टेट था ना, तभी तो उसको ज्यादा कदर पता थी बॉटल की। ओ राइट मैम। तो अंकित ने क्या डिसाइड करा कि अपन एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा लेंगे। ठीक है, अब फैक्ट्री लगाने के लिए अंकित को बहुत सारी चीजों की जरूरत थी। तो अंकित गया और मार्केट में उसने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले बॉटल बनाने के लिए अंकित को जो भी रॉ मटेरियल चाहिए थे, सबसे पहले बॉटल बनाने के लिए अंकित को जो भी रॉ मटेरियल चाहिए थे ना, वो सारे रॉ मटेरियल लेने अंकित अहमदाबाद में ही, लोकल अहमदाबाद में ही कहाँ चला गया, लोकल शॉप्स पे गया और गुड्स परचेस करने चालू किए कि मुझे जो जो रॉ मटेरियल चाहिए। ओके, तो अब ऐसे केस में जैसे ही उसने रॉ मटेरियल परचेस किया, उसके ना बिल में कुछ तो एक वैट नाम का टैक्स लगा हुआ था। वैट, भाई सामने वाले शॉपकीपर ने बोला था कि ये रॉ मटेरियल 100 रुपीज का है, प्लस उसके ऊपर कुछ तो वैट लगा के उससे ज्यादा पैसे मांग लिए लास्ट में। तो भाई अंकित ने सोचा ये वाट क्या होता है भाई, अपनी तो वाट लग गई। तो अब अंकित को कोई सूझा नहीं, अंकित ने मुझे याद किया, रिद्धि है ना, चलो फोन करने का एक मौका भी मिल जाएगा। तो अंकित ने क्या किया, सीधा मुझे कॉल किया, हाय रिद्धि कैसी हो? मैं बोलो अंकित जल्दी बोलो भाई मैं बहुत बिजी हूँ। तो भाई मत बोल यार, मैंने कहा अरे बोलना क्या हुआ, भाई इज नॉट भाई, बोल बोल। अभी ऐसे केस में फिर अंकित ने बोला यार रिद्धि वो पापा ने पॉकेट मनी बंद कर दिया, ऐसे तो प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा अच्छा फाइनली ट्रैक पे आ गया तू? तो बोला हाँ, अब मैं ना गुड्स परचेस करने आया हूँ मार्केट में और ये लोग मेरी वाट लगा रहे हैं। मैंने बोला मतलब? तो उसने मेरे को फोटो भेजा कि भाई देखना ऐसा कुछ वीएटी नाम का कुछ तो मुझसे टैक्सेस लेवी कर रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ थोड़ा पढ़ लेता भाई। क्या होगा ना कि जब भी तू कोई गुड्स परचेस करेगा ना, जब भी तू इंट्रा स्टेट कोई गुड्स परचेस करेगा, तो उस केस में क्या होगा, वो लोग एक वैल्यू एडेड टैक्स नाम का टैक्स लगा देते हैं। वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट को जाता है सारे सेल परचेस ऑफ गुड्स पे। उसने बोला अच्छा मतलब मैं कोई भी गुड्स परचेस करूंगा तो मुझे ऐसा वैट पे करना पड़ेगा? मैंने बोला हाँ, बहुत नॉर्मल है, शॉपकीपर तेरे को नहीं लूट रहा है, तू चिल कर, वैट का पैसा दे और आ जा। ठीक है, अब उसके बाद जो जो रॉ मटेरियल्स अंकित को चाहिए थे सारे के सारे अहमदाबाद तो मिले नहीं, तो फिर अंकित कहाँ गया, मुंबई चला गया थोड़े से और रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए। ये अहमदाबाद से परचेस किया, फिर वो मुंबई चला गया थोड़े से और रॉ मटेरियल परचेस किए, एंड फिर वहां पे बिल आया तो अंकित ने देखा अब ये सीएसटी नाम का तो कोई टैक्स लगा हुआ है। फिर अंकित ने सोचा एक और मौका मिल गया, चलो रिद्धि को कॉल करते हैं। फिर अंकित का कॉल आया, मैंने बोला भाई क्या है, क्यों पीछे पड़ा हुआ है? उसने बोला अरे नहीं 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 वो तो कुछ काम था इसलिए। मैंने बोला हाँ ठीक है बोल बोल। तो फिर अंकित ने बोला कि यार तूने तो बताया था कि अगर कोई भी गुड्स परचेस करूंगा तो मुझे वैट पे करना पड़ेगा, ये मेरे को चोमू बना रहा है, ये मेरे से सीएसटी नाम का ऐसा कोई तो टैक्स कलेक्ट कर रहा है। मैंने पूछा तू है कहाँ पे? उसने बोला अरे मैं तो मुंबई आया था, अहमदाबाद में सारे रॉ मटेरियल मिले नहीं। तो मैंने बोला अरे तुझे बताया तो था इंट्रा स्टेट, अगर तू गुजरात में ही कोई गुड्स परचेस करेगा ना तो तुझे वैट लगेगा। अब तू महाराष्ट्र चला गया है, मतलब अगर तूने इंटर स्टेट गुड्स में डील करा, गुजरात के बाहर से गुजरात में इंटर स्टेट तूने किसी गुड्स में डील करा ना, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लग जाता है। वैट तो इंट्रा स्टेट के केस में लगता है, फिर इंटर स्टेट में क्या हो जाता है, एक सेंट्रल सेल्स टैक्स नाम का टैक्स लग जाता है। उसने बोला ओ अब समझा, मतलब मैं गुजरात के अंदर कुछ भी परचेस करूं तो वैट लगेगा, गुजरात के बाहर
कुछ भी करूं तो मुझे CST लगेगा। मैंने बोला एग्जैक्टली, चलो बाय बोल के मैंने रख दिया। अब उसके बाद अंकित को ऑफ कोर्स कुछ सर्विसेज की भी जरूरत थी, तो फिर अंकित ने क्या किया, अंकित ने सोचा कि यार इतनी मस्त फैक्ट्री बनाऊं ना कि लोग मेरी फैक्ट्री पे फिदा हो जाए। तो इसके लिए वो पहुंच गया शाहरुख खान के घर। मैम शाहरुख खान क्या करेगा, शाहरुख खान नहीं करेगा, शाहरुख खान की वाइफ है ना गौरी, इंटीरियर डिजाइनर है, डी डेकोर उसकी कंपनी। हाँ मैम राइट। तो उसको अंकित को तो पता था कि ऐसे SR के तो मुझे जानता है, मतलब गौरी भी मेरे को जानती है। तो वो क्या किया, सीधा उधर गया, मेरा रेफरेंस दिया कि मैं अंकित हूँ, मैं रिद्धि का फ्रेंड हूँ। शाहरुख खान ने बोला तो रिद्धि थोड़ी ना है, तो उसने बोला अरे नहीं नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया और उसको मन्नत में SR के ने आने दिया। फिर बैठे वो और गौरी, सब समझाया कि मेरे को ऐसी ऐसी फैक्ट्री बनानी है, ऐसा इंटीरियर डेकोरेशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे सब करके एंड अल्टीमेटली गौरी ने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हारी फैक्ट्री का मस्त पूरा इंटीरियर डेकोरेशन करके दूंगी। अब उसके लिए गौरी ने क्या करा, बिल प्रोवाइड कर दिया, ऐसा इंटीरियर डेकोरेशन करना, सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गौरी ने। और उसके लिए गौरी ने क्या किया, बिल में एक सर्विस टैक्स नाम का टैक्स लगा दिया। अब अंकित तो प्रिपेयर्ड था कि गौरी महाराष्ट्र में है और मैं गुजरात से हूं, मतलब मुझे CST देना रहेगा। अब ये सर्विस टैक्स क्या है, फिर अंकित ने बोला SR के जी थोड़ा वॉशरूम जाना है। वॉशरूम गया, मेरे को कॉल किया, यार रिद्धि अब ये गौरी भी मेरे को गेला बना रही है कि सर्विस टैक्स क्या होता है। मैंने बोला भाई तेरे को बोला तो था कि अगर तू गुड्स परचेस करता है ना, गुड्स, इंट्रास्टेट गुड्स तो वैट लगेगा, इंटरस्टेट गुड्स तो CST लगेगा। अभी तूने कोई सर्विस लिया क्या? उसने बोला हाँ इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस ले रहा हूं। तो मैंने बोला हाँ सर्विस में क्या होता है, अगर तू पूरे इंडिया में कहीं पे भी, सर्विस में अलग अलग नहीं है, तू इंट्रास्टेट सर्विस ले या तू इंटरस्टेट सर्विस ले, तू इंट्रास्टेट सर्विस ले या तू इंटरस्टेट सर्विस ले, सब में ही तेरे को हमेशा क्या हो जाएगा, एक सर्विस टैक्स नाम का टैक्स भी लग जाएगा। अंकित ऑलरेडी बैफल होना स्टार्ट हो चुका है कि मैं धंधा करूं या टैक्सेस के बारे में समझूं। अब ये मैंने इंट्रास्टेट के लिए वैट पढ़ लिया, इंटरस्टेट के लिए CST देख लिया, सर्विस के लिए सर्विस टैक्स देख लिया, प्लस उसके अलावा फिर अंकित को ऐसे एकदम बैठा बैठा एकदम सैड हो गया। उसने देखे अपने पुराने बिल्स कि क्या वो जिंदगी थी, पापा पॉकेट मनी देते थे, दोस्तों के साथ घूमने जाता था, रिसोर्ट विसोर्ट के बिल निकाले। अब वहां देखा तो कहीं पे कोई लोकल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, म्यूनिसिपल टैक्स, इतने सारे टैक्सेस के बारे में सोच सोच के अंकित डिमोटिवेट हो गया। लेकिन कैसे तो भी करके उसने आपको समझाया, अपनी हिम्मत बनाई, फैक्ट्री बनाई और बिजनेस शुरू करना। फिर अंकित ने मेरे को कॉल किया, रिद्धि इनॉग्रेशन है फैक्ट्री का, तुझे आना है, तेरे ही हाथों करवाएंगे। मैंने कहा इतना भी चेप मत हो यार प्लीज। तो उसने बोला नहीं नहीं सुनना, थैंक यू यार तूने इतनी हेल्प की, अब मेरी बारी, अब मैं गुड्स बनाऊंगा, बेचूंगा और लोगों से वैट कलेक्ट करूंगा। मैंने बोला अरे नहीं नहीं रुक जा, वो तो बाद की बात है, उसके पहले अगर तू कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर देता है ना, अगर कोई इंसान किसी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसको एक एक्साइज ड्यूटी नाम का टैक्स भी देना पड़ता है। यहां अंकित ने बोला बस नाउ आई गिव अप, मैं बिजनेस करूं या मैं पूरे दिन टैक्स ही भरता रहूं, कौन सा टैक्स कब लगेगा क्या होगा समझू, इतने सारे टैक्सेस का अलग अलग कंप्लायंस करूं, ऐसे तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। रिद्धि पापा सही बोलते थे, मैं तो किसी भी काम का नहीं हूं। तो ये सिर्फ अंकित की प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम लोग तो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के फील्ड के, तो हमको तो फिर भी टैक्सेस समझ में आते हैं। जो आर्ट्स वाले, साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे आइडिया होगा, या जो नॉर्मल बिजनेसमैन है जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको कैसे समझ में आएगा कि इतने सारे टैक्सेस का कैसे कंप्लायंस करना है, क्या करना है। तो सब परेशान हो चुके थे इससे ऑलरेडी कि मैन्युफैक्चरिंग करो तो एक्साइज लग रहा है, फिर सेल करो तो वैट लग रहा है, फिर दूसरे स्टेट में सेल कर दिया तो CST लग रहा है, सर्विस में सर्विस टैक्स लग रहा है, कहीं पे लोकल टैक्स लग रहा है, म्यूनिसिपल टैक्स लग रहा है, ऑक्ट्रॉय लग रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है, लग्जरी टैक्स लग रहा है। तो मैम इतने सारे तरीके के टैक्सेस का कंप्लायंस करना हमारे तो बस का नहीं है। प्लस एक सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होता था, मानो 100 रुपए में कोई गुड्स बने, मैन्युफैक्चर हुए, अब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तो एक्साइज लग जाता था, यानी मान लो 10% जस्ट ऐसे ही आर्बिट्री रेट अज्यूम कर रही हूँ, 10 का लग गया एक्साइज, ये हो गया 110 का। अब जब इसको बेचेंगे तो मैम इंट्रास्टेट में तो वैट लगेगा, इंटरस्टेट में तो CST लगेगा, मान लेते हैं और 10% ये भी हो गया, यानी 11 का। तो अल्टीमेटली हुआ क्या पता है, ये जो वैट CST लगा ना, ये सिर्फ अपनी गुड्स की वैल्यू ऑफ 100 पे नहीं लगा, जो एक्साइज लगा था उसके ऊपर भी लग गया ना। 100 पे लगता 10%, तो सिर्फ 10 का वैट CST लगना चाहिए था, यानी आप टैक्स पे भी टैक्स लगा रहे हो। समझ में आया? 10 जो एक्साइज लगा वो तो अपनी वैल्यू पे ही लगा, फिर आगे जो वैट लगाया ना वो क्या किया, टोटल वैल्यू प्लस एक्साइज पे लगा दिया। यानी सरकार भी गजब मजे ले रही है अपने, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स और लेती जा रही है, इन सबका क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है, कुछ आपस में सेट ऑफ नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कि भाई मैंने जो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है उसका तो मुझे रिबेट मिलना चाहिए। बार बार कितनी बार आप लोग मुझसे टैक्स पे करवाते जाओगे, टैक्स के ऊपर टैक्स कितनी बार मैं पे करूं।
तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होने के कारण फाइनली 2017 में सरकार ने क्या किया, जितने भी टैक्सेस चल रहे थे, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लोकल टैक्स, एक्साइज, म्यूनिसिपल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सारे के सारे टैक्सेस को खत्म किया, बंद किया, मर्ज करके और एक टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम प्यार से वन नेशन वन टैक्स बोलते हैं, जीएसटी। अब चाहे आप गुड्स का सेल परचेस करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, सर्विस का गुड्स सेल, कुछ भी करो, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, कुछ भी कर लो, गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, हर केस में बस ये एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी। और यही टैक्स पूरे इंडिया पे लगता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी, इंडिया के हर कोने में आज गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होने पे जीएसटी ही लगता है। यानी ये सब मिक्स होके एक टैक्स बन गया मैम, बिल्कुल। तो अब बिजनेसमैन को मजा आएगा ना भिड़ू खाली एक ही टैक्स के कंप्लायंसेस करने के, इसी के रिटर्न्स भरने के और बस इसी को लगाते जाने का। प्लस मैंने आगे जो जीएसटी भर दिया होता है उसका मुझे क्रेडिट भी मिल जाता है, तो वापस कभी जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगता है। द वेरी वेरी मेन रीजन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी वाज क्रेडिट का प्रॉब्लम। आज समझो, एक मिस्टर ए है जिसने 100 रुपीज में गुड्स सेल किए मिस्टर बी को। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जीएसटी में 10% रेट होता नहीं है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मान लो 10 का जीएसटी लग गया। यानी क्या हुआ, मिस्टर बी ने 110 दिया मिस्टर ए को। मिस्टर ए क्या करेगा, 100 रखेगा अपनी पॉकेट में और वो 10 किसको दे देगा, 10 गवर्नमेंट को दे देगा, राइट मैम। अब मिस्टर बी ने क्या किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और 150 में गुड्स सेल करे मिस्टर सी को। अगेन मान लो जीएसटी का रेट 10% है, तो 150 पे क्या हुआ, टोटल 165 रुपीज कलेक्ट कर लिए हमने मिस्टर सी से। अब बी ने क्या किया, 165 में से 150 तो रख लिए अपनी पॉकेट में और 15 देने हैं गवर्नमेंट को। लेकिन 15 देते टाइम बी सोचेगा क्या कि अरे 10 तो मैं ऑलरेडी ए को दे के आया था, 10 तो मैं ऑलरेडी ए को देके आया था ना टैक्स का, अब मैं 15 और दूं तो टोटल तो गवर्नमेंट को 25 मिल जाएगा। वेरेस गुड्स हुए तो 150 में ही सेल है, जितनी बार सेल होंगे उतनी बार थोड़ी ना पूरा पूरा जीएसटी मिलेगा, गवर्नमेंट को क्रेडिट मिलना चाहिए ना। तो ऐसे केस में 15 जो बी को देना आता है गवर्नमेंट को, माइनस बी क्या करेगा, जो 10 हम ऑलरेडी अपने सप्लायर को देके आ गए हैं, यानी अब एडिशनली सिर्फ 5 रुपीज ही गवर्नमेंट को और जीएसटी दिया जाएगा। फिर मान लो सी ने डी को सेल किया फॉर 220 रुपीज, अगेन 10% का जीएसटी यानी 22 का जीएसटी यानी 242। तो सी टोटल कलेक्ट करेगा डी में से, जिसमें से वो 220 तो अपनी पॉकेट में ही रख लेगा और उसको 22 गवर्नमेंट को पे करने, लेकिन वो सोचेगा कि अरे मैं बी को तो पूरा 15 पे करके आया हूं ना, तो 22 माइनस 15 करके अब एडिशनली हमको सिर्फ 7 ही गवर्नमेंट को पे करना है। यानी अल्टीमेटली जब गुड्स ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास गए, तो हुआ क्या, गवर्नमेंट को तो टोटल पहले 10 मिला, फिर 5 मिला और फिर 7 मिला। गवर्नमेंट को तो पूरा टोटल 22 का जीएसटी मिल ही चुका है और वो पूरा का पूरा बर्डन अल्टीमेटली किसने बेयर कर लिया, डी ने। अल्टीमेटली पूरे 242 डी की पॉकेट से ही गए ना, जहां पे 220 तो गुड्स की वैल्यू के लिए था और 22 जीएसटी के लिए था। तो हुआ क्या, ये जो बीच बीच वाले लोग हैं, अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कस्टमर तक जब तक गुड्स जाते हैं ना, तो जो बीच वाले लोग हैं वो अगर कोई जीएसटी का बर्डन बेयर कर भी लेते हैं तो उनको उसका वापस से क्रेडिट मिल जाता है, इनको अपनी जेब से जीएसटी नहीं देना पड़ता। और अल्टीमेटली बर्डन पास करते 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 क्या होता है, जो फाइनल इंसान है, जो फाइनल कंज्यूमर है, जो गुड्स को खा जाता है, कंज्यूम कर लेता है, आगे किसी को नहीं सप्लाई करता, उसकी जेब पे पूरे के पूरे जीएसटी का इफेक्ट आ जाता है और गवर्नमेंट को बीच बीच में लोगों से मिलता जाता है, जिस जिस स्टेज पे जितना जितना वैल्यू ऐड हुआ। देखो 100 के गुड्स, यहाँ पे 100 का वैल्यू ऐड हुआ तो गवर्नमेंट को 10 का जीएसटी मिल गया। फिर आगे जब गुड्स 150 में बिके तो प्लस 50 हुआ ना, प्लस 50 ही वैल्यू ऐड हुई, यानी यहाँ गवर्नमेंट को प्लस 5 का ही जीएसटी और मिला। अब 150 से अगर प्राइस 220 हुआ यानी प्लस 70 का वैल्यू ऐड हुआ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को 7 का जीएसटी और मिला। यानी हर स्टेज पे जितना जितना वैल्यू ऐड होता जाएगा बस उतना उतना ही जीएसटी लगेगा। पुराने टैक्सेबल वैल्यू पे जितना जीएसटी पे हो चुका है उस पे गवर्नमेंट आपसे वापस जीएसटी नहीं लेगी। मतलब आपको क्या होगा, अल्टीमेटली हमेशा क्रेडिट मिलता जाएगा। बस ये वेरी बेसिक फाउंडेशन ऑफ जीएसटी है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज भर दिया तो वो भी ऐड हो जाएगा, फिर उसके ऊपर वैट सीएसटी दोनों लग जाएगा। अगर आपने इंट्रास्टेट सेल कर दिया था वैट, उसके बाद आगे मतलब नेक्स्ट सपोज इंटरस्टेट हो जाता है तो वो वैट और सीएसटी के क्रेडिट्स भी आपस में सेट ऑफ करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो सबसे सबसे जो मेजर इशू आ रहा था ना, कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस का, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस।
तो ये जो सबसे मेजर इशू था कि टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा है, टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा है, अल्टीमेटली एक चेन ही नहीं बन पा रही है फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट की, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट लेके आ गई जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। तो ये समझ में आई आप लोगों को कि प्रॉब्लम क्या थी, क्यों हम चाहते थे कि हम इंडिया में जीएसटी लेके आए। तो भाई अगर प्रॉब्लम समझे तो अभी तो समझ में आएगा ना कि लाने का मतलब क्या, वरना तो यही लगता कि मैम पहले भी टैक्सेशन रिजीम्स तो चल ही रहे थे ना, तो ऐसा तो क्या हो गया कि उन सबको बंद करके सबको इंटीग्रेट करके और हमको जीएसटी लाना पड़ा, राइट। तो अगर हम जेनेसिस समझे ना जीएसटी का, तो जेनेसिस क्या बोलता है कि भाई जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ये सीए डे भी होता है, ये डॉक्टर्स डे भी होता है, और यही अपने जीएसटी का हैप्पी बर्थडे भी है। आराम से याद रहेगा, सीए डे है भाई, हम सबका दिन है 1 जुलाई, तो यूं भी याद रह जाएगा कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था। दुनिया की सबसे पहली कंट्री फ्रांस, जिसने ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा था वन नेशन वन टैक्स का, कि भाई सारे गुड सर्विसेज पे एक ही टैक्स लगाओ, जीएसटी लगाओ, वो पहली बार फ्रांस थी। यानी फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंप्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज फ्रांस। एंड उसके बाद आज तो कई सारी कंट्रीज ने इंप्लीमेंट कर दिया, इवन मोर देन 160 कंट्रीज, इंडिया बीइंग वन ऑफ देम, जहां पे सारे गुड सर्विसेज के सप्लाई के लिए बस एक ही टैक्स लगता है जिसको जीएसटी बोलते हैं। तो जेनेसिस, मैम ये जेनेसिस लर्न करना है क्या? अरे गेले हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को जेनेसिस ये पूरा पेज ही लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सिडेट को इंप्लीमेंट हुआ था ये ध्यान रखना, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा था ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपको कुछ भी इस पेज से लर्न करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा एमसीक्यू भी नहीं पूछेगा कि बताओ कौन सी डेट को इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन सी डेट को पार्लियामेंट में पास हुआ था, कौन सी डेट को प्रेसिडेंट ने असेंट किया था, इतनी भी वेली नहीं बैठी है आईसीएआई। ओके मैम, तो भाई सबसे पहली बार इंडिया में ईयर 2000 में सोचा गया था कि हम भी कभी जीएसटी लाएंगे। मैम 2000 ही क्यों? मेरा बर्थ ईयर है ना, क्या बात कर रहे हो? यस, 20 दिसंबर 2000 माय बर्थ ईयर। तो भाई गवर्नमेंट को पता चल गया कि अब रिद्धि बॉर्न हो गई, रिद्धि बॉर्न होने वाली है दिसंबर में, तो बस अब हम क्या कर सकते हैं, जीएसटी ला सकते हैं। वो तो बनी ही जीएसटी के लिए है, तो बस मेरे बॉर्न होने का ही सरकार वेट कर रही थी। तो भाई ऐसे केस में जोक्स अपार्ट, ईयर 2000 में फर्स्ट टाइम इंडिया में सोचा गया था, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तब, उन्होंने ऐसा सोचा कि हाँ यार हम भी क्या करेंगे, इंडिया में जीएसटी लाएंगे। एक कमिटी बिठाई कि भाई देखो समझो कैसे लाएंगे, क्या होगा, इंडिया में चलेगा नहीं चलेगा, तो कमिटी बिठाई। एंड देन 2006-7 में जो तब हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने तो अनाउंस ही कर दिया बजट के सेशन में कि भाई 1 अप्रैल 2010 से इंडिया में जीएसटी आ जाएगा, तैयार हो जाना सब लोग। बस उसके बाद जीएसटी सेवरल डेडलाइंस मिस करता गया, कभी पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, कभी कुछ करके फाइनली दिसंबर 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा गया था लोकसभा में। अब देखो, अगर कोई भी एक्ट बनना होता है तो पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट करता है, फिर वो अल्टीमेटली एक्ट बनता है। ये सारी चीजें तो हम लोग 11th 12th के सोशल साइंस में पढ़ते थे। नहीं भी पढ़ी है तो सुन लो, कुछ भी अगर गवर्नमेंट को एक्ट लाना है तो पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट करेगा, एंड देन उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। तो जीएसटी लाने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी के बारे में तो कुछ था नहीं। अमेंड भी क्यों करना पड़ा, क्या हुआ, ये भी हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा। उसके बाद फटाफट सारा काम हुआ। 2015 में लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने भी असेंट कर दिया, एंड देन अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट एनेक्ट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट करा, एंड उसके बाद जीएसटी का प्रोविजन उसमें ला दिया। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इनैक्ट होने के बाद जीएसटी काउंसिल की पहली मीटिंग हुई, सारे स्टेट्स ने बात करी, एंड उसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूडीजीएसटी, मैम ये सब क्या है, सब पढ़ेंगे आगे जाके, सब कुछ पढ़ेंगे। देखो कभी भी अगर आप लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो तो सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी प्लस एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी एक साथ लग जाता है। मतलब आज अगर 100 रुपीज के गुड्स बिके जिसपे 18 का जीएसटी है ना, तो 9 रुपीज जाता है सेंटर के पास, 9 रुपीज जाता है स्टेट के पास। तो और अगर हम कभी इंटर स्टेट सप्लाई कर देते हैं, मानो गुजरात से महाराष्ट्र में, तो हम एक बार क्या करते हैं, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा देते हैं, एंड उसके बाद गवर्नमेंट इसको सेंटर और स्टेट के बीच में अपोर्शन कर देती है। कैसे करती है, क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। तो स्टेट्स के लिए एसजीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरीज के लिए यूटीजीएसटी एक्ट, फिर इंटर स्टेट सप्लाई के लिए आईजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, जीएसटी में भी एक कॉम्पेंसेशन सेस भी होता है। इन सबके बिल इंट्रोड्यूस करे गए, सारे के सारे एक्ट पास हुए। फिर उसके बाद
एक्ट तो बता देता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, ड्यू डेट्स क्या होगी, ये सारी चीजें रूल्स में लिखी होती है, तो सारे रूल्स रेकमेंड हुए। एंड अल्टीमेटली 30 जून 2017 को जम्मू कश्मीर को छोड़ के सारे के सारे स्टेट ने अपना अपना SGST एक्ट पास कर दिया। और 30 जून को ये सब होने के बाद 1 जुलाई 2017 से हमने इंडिया में GST इंप्लीमेंट कर दिया था। लेकिन तब तक जम्मू कश्मीर नहीं माना था, महबूबा मान नहीं रही थी, एंड अल्टीमेटली 1 हफ्ता लगा उसको मनाने में। एंड 8 जुलाई 2017 को महबूबा भी मान गई और जम्मू कश्मीर ने भी अपना जम्मू कश्मीर SGST एक्ट पास किया। एंड अल्टीमेटली आज हम बोलते हैं कि GST होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। आज हम क्या बोलते हैं कि GST होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। कोई भी जगह ऐसी नहीं है इंडिया में जहां पे GST नहीं लगता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये कोई भी डेट आप लोगों को लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, नॉलेज पर्पस के लिए है कि कैसे कब सोचा था और 17 साल लग गए। 2000 में पहली बार सोचा गया था इंडिया में कि GST लाएंगे, और लाते 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 17 लॉन्ग ईयर्स इट टुक, एंड देन अल्टीमेटली 1 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर छोड़ के हर जगह इंप्लीमेंट किया था। एंड देन 1 हफ्ते बाद महबूबा को मना लिया, और फिर 8 जुलाई को हमने जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट करके और प्रेजेंटली पूरे इंडिया में GST को ला दिया है। राइट मैम ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अमेंड करना पड़ा था, क्या हुआ था? कोई टेंशन नहीं, देखो इसी चैप्टर में हम लोग आगे जाके ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। हम ये सब पढ़ने वाले हैं कि भाई क्यों हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ा था, क्या नीड हो गई थी, क्या हुआ था। तो शांति से चिल करो, हर एक चीज हम क्लास में ही कवर करने वाले हैं। राइट मैम, तो व्हाट इज GST? GST क्या होता है भाई? मैंने आपसे पूछा GST क्या होता है, आपने बोला मैम अब तो हमारे दाएं हाथ का खेल, यूं हम बताएंगे कि GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। किन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है GST? तो मैम GST वैल्यू एडेड टैक्स है, जो अभी अभी आप लोगों को समझाया था कि हर स्टेज पे जितना जितना वैल्यू ऐड होता जाता है, हर स्टेज पे जितना जितना, कि भाई यहाँ पे 100 था तो 100 पे GST लगा, फिर यहाँ पे 50 का वैल्यू ऐड करके 150 हुआ, तो क्या होगा, सिर्फ एडिशनली 50 का ही GST हमको गवर्नमेंट को देना रहेगा। प्लस मान लो 80 का वैल्यू ऐड हुआ, तो प्लस कितना वैल्यू ऐड हुआ उतना ही और GST गवर्नमेंट के पास जाएगा, जितना हम ऑलरेडी भर चुके हैं उसका हमको क्रेडिट मिल जाता है। यानी कभी भी टैक्स पे टैक्स नहीं लग जाता है, जितना जितना वैल्यू ऐड होगा उतना उतना टैक्स लगेगा। और ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कंटिन्यूअसली जितने भी लोग इन्वॉल्व है बीच में, सबने जितना जितना टैक्स पे किया उतना उतना उनको क्रेडिट मिलता जाता है। जो टैक्स वो पे कर चुके हैं उसका उनको ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, वो मिलता जाता है। तो मैम अल्टीमेटली सारा का सारा बर्डन कौन बेयर करेगा? अगर बीच के जितने लोग हैं वो जितना जितना पे करेंगे, गवर्नमेंट उनको क्रेडिट देती जाएगी, तो अल्टीमेटली सारा का सारा बर्डन किसके सर पे आएगा? जो अल्टीमेट कंज्यूमर है। भाई नाम में ही गुण है, कस्टमर, कष्ट से मर। तो भाई जो कस्टमर होगा ना अल्टीमेटली वो क्या करेगा, पूरा का पूरा GST का बर्डन बेयर कर लेगा। एंड कोई भी टैक्सेस का कास्केडिंग नहीं होता, यानी कभी भी टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगने वाला है। जिंदगी में ऐसा प्रोविजन नहीं आएगा जहां पे GST के ऊपर और GST लग जाएगा। यानी कंटिन्यूअसली जितना GST का पे होता जाता है उसका हमको क्रेडिट मिलता जाता है। देखो ये चेन भी यहाँ पे मैंने पूरा समझाया हुआ है, जो अपन ने सिंपल 100, 150, 220 का एग्जाम्पल लिया, वही चीज यहाँ पे भी है कि भाई 1 लाख के कॉस्ट के गुड्स थे, 18% GST के हिसाब से 18,000 GST गवर्नमेंट को पे हुआ। अब हम पहले इंसान है जो कलेक्ट करके पे कर रहे हैं, हमारे पास कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा 18,000 गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब आगे डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करा तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड हो गया 11,200 का। तो अब मानो हमने 1,11,200 में सेल किया, 18% GST के हिसाब से क्या हो जाएगा, 18% GST के हिसाब से 1,11,200 multiply by 18%, it comes to 20,016 rupees। अब 20,016 में से हम ऑलरेडी ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये मैन्युफैक्चरर को 18,000 तो पे कर चुका था जब इसने 1 लाख में गुड्स परचेस किए थे। अब ये आगे 1,11,200 में बेच रहा है, तो भाई उस केस में क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि भाई 18,000 तो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, उतना तो हमको क्रेडिट दो फिर से, और वो क्रेडिट लेस करके हमको सिर्फ वैल्यू कितना ऐड हुआ है 11,200, इसके ऊपर 18% कैलकुलेट करोगे ना, तो एग्जैक्टली आपका 2016 और पे करना मैच हो जाएगा। फिर और आगे हमने रिटेलर ने कस्टमर को सेल किया, मान लो
और प्रॉफिट ऐड करके 135,840 में, तो उस पे इतना जीएसटी आया, माइनस 200,16 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो जितना वैल्यू ऐड हुआ है, प्रॉफिट कितना ऐड हुआ है, जितना वैल्यू ऐड हुआ है उतना ही हमको और एडिशनल जीएसटी देना रहेगा। एंड देन अल्टीमेटली जो फाइनल कंज्यूमर है ना, उसको सारा का सारा बर्डन बेयर करना पड़ेगा। जितना भी टोटल टैक्स पे हुआ है ना, सब अब फाइनली इसकी जेब से गया, क्योंकि बीच बीच के लोगों ने तो जितना जितना पे किया था उतना उतना क्रेडिट लेते गए। एंड देन अल्टीमेटली कोई वैल्यू एडिशन ये नहीं कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है, यानी फाइनली जितना भी टैक्स का बर्डन है ना, वो सारा का सारा टैक्स का बर्डन इस फाइनल कस्टमर को बेयर करना होता है। वेरस पहले क्या होता था, जैसे कि असेसेबल वैल्यू 1000 की है, उस पे एक्साइज लग गया, टोटल 1125 हो गया। अब इसके ऊपर, इस पूरी फिगर के ऊपर फिर से वैट लग जाता था, यानी इफेक्टिवली ये जो 125 का एक्साइज दिया ना, इसके ऊपर भी वैट लग गया। ये तो कास्केडिंग हो गई, ये तो डबल टैक्सेशन हो गया, हमने टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया है, जो कि अब नहीं होता है। तो प्रॉब्लम्स क्या थी मैम, पुराने टैक्सेशन रिजिम में डेफिशिएंसी क्या थी, ये समझेंगे तो समझ में आएगा ना कि इंडिया में जीएसटी की नीड क्या थी। मैम हमको ये सब कुछ लर्न करना है क्या, सिर्फ समझना है। जहां जो लर्न करना आएगा सब कुछ मैं लर्न करवाऊंगी, आपको लर्न करने का कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे अभी ये टेबल आएगा कि भाई कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं, फिर ये कोई 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स याद करना है, तो कुछ भी लर्न करना है ना, मैंने न्यूमोनिक्स बनाए हैं, टेक्निक्स बनाए हैं, आपको उसका कोई टेंशन ही नहीं है। जो नहीं याद करना है, जो सिर्फ समझना है, ध्यान में रखना है, वो चीजें अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो भाई नीड क्या थी, जब ऑलरेडी पुराने टैक्सेशन रिजीम एग्जिस्ट कर रहे थे, तो जीएसटी की इंडिया में क्या नीड थी, तो मैम उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, डेफिशिएंसीज थी, दिक्कतें थी, उनको सॉल्व करने के लिए हमको इंडिया में जीएसटी लाना पड़ा। तो डेफिशिएंसीज क्या क्या थी, तो सबसे पहले तो समझाया कास्केडिंग इफेक्ट, कि भाई टैक्स ऑन टैक्स लग जाता था, एक्साइज पे भी वैट लग जाता था, तो प्रॉब्लम थी। अब जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगता, तो वो सॉल्व करने के लिए हम जीएसटी ले आए। दूसरा, कुछ कुछ चीजें गुड्स है या सर्विसेज है क्लियर ही नहीं था, जैसे कि मानो हम रेस्टोरेंट गए, तो क्या सिर्फ ठूसने जाते हो रेस्टोरेंट, हाँ मैम, अरे आप रेस्टोरेंट का एम्बियंस भी तो लेने जाते हो, वेटर आके आपको फूड सर्व करता है, तो यानी आप रेस्टोरेंट में सिर्फ फूड के लिए तो नहीं जाते, वरना तो क्या करो, आप बाहर से एक चिप्स का पैकेट खरीद लो, वो भी तो फूड गुड्स हो गया। आपको वहां जाना है, बैठना है, सर्विसेज लेना है, एम्बियंस एंजॉय करना है, मतलब आप एक रेस्टोरेंट गुड्स के लिए भी जाते हो और सर्विस के लिए भी जाते हो। तो अब ऐसे केस में कभी डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं हो पाता था कि ये गुड्स है या सर्विस, तो क्या होता था, गुड्स का वैट भी लगा दो और सर्विस टैक्स का सर्विस टैक्स भी लगा दो, यानी एक ही सप्लाई हुआ है, एक ही चीज सप्लाई हुई है, उस पे वैट भी लग रहा है क्योंकि उसको गुड्स भी मान रहे हैं, उस पे सर्विस टैक्स भी लग रहा है क्योंकि उसको सर्विस भी मान रहे हैं। भाई ये कैसी नाइंसाफी है। अब जीएसटी तो क्या है, चाहे गुड्स हो या सर्विस, सब पे एक ही जीएसटी लगता है, तो दो दो जीएसटी लगने का क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। तो कभी कभी गुड्स और सर्विसेज का डिस्टिंक्शन ब्लर हो जाता था, तो ऐसे केस में डबल डबल टैक्सेशन हो जाएगा कि इस पे वैट, जैसे कि सॉफ्टवेयर है तो इन सब चीजों पे वैट भी लग जाएगा और सर्विस टैक्स भी लग जाएगा, जो कि अब जीएसटी में नहीं होता है। क्योंकि जीएसटी में क्या हो जाता है, अल्टीमेटली एक ही टैक्स है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस और सब लाके बहुत चीजों को क्लियर भी कर दिया है कि भाई इसको गुड्स ही मानो, इसको सर्विस ही मानो, तो वो सब भी काफी सिंप्लीफाई हो चुका है। देन ये जो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, उसका सेनवैट, उसके क्रेडिट को हम सेनवैट बोलते थे, सेंट्रल क्रेडिट, सेंट्रल वैट का क्रेडिट। एंड दूसरा जो स्टेट लेवी पे वैट्स लगते थे, ये भी दोनों एसेंशियली तो वैल्यू एडेड टैक्स ही थे, दोनों सब सेल करने पे ही लग रहे हैं, बस एक इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट। अब मानो हुआ क्या, मैं गुजरात में रहती हूँ, मैंने गुजरात में से ही कुछ गुड्स परचेस किए, तो वहां मैंने वैट पे करा होगा। अब मैंने गुजरात से मान लो ये गुड्स सेल कर दिया दिल्ली में, तो यहाँ तो मुझे सीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। अब आइडियली देखने जाओ तो वैट सीएसटी दोनों वही वैल्यू एडेड टैक्स के ही नेचर के हैं, तो यानी इसका क्रेडिट मुझे यहाँ पे मिल जाना चाहिए था और मुझे कम अब माइनस करके ही टैक्स पे करना चाहिए था गवर्नमेंट को, जो नहीं हो पाता था। एसेंशियली दोनों ही वैल्यू एडेड टैक्स थे, पर फिर भी ऐसा इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट सप्लाई कर दो अगर अलग अलग, तो उसका क्रेडिट इसमें यूज करने में बहुत दिक्कत आती थी, नहीं यूज हो पाता था। जो जीएसटी में ऐसा नहीं है, चाहे इंटर स्टेट सप्लाई करो चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई करो, कुछ भी करो, सारे क्रेडिट्स आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं। एंड मल्टीपल टैक्सेस पे करने पड़ते थे, वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा, ये सब इंटीग्रेटेड नहीं थे, मिक्स नहीं थे, एक नहीं थे। तो एक इंसान कितने सारे टैक्स के बारे में समझेगा, कितने सारे टैक्सेस का कंप्लायंसेस करेगा, कितने सारे टैक्सेस के रिटर्न्स भरेगा। तो ये सारी क्या थी, डेफिशिएंसीज थी, प्रॉब्लम्स थी पुराने टैक्सेशन रिजिम में, जिनको ओवरकम करने के लिए जरूरत बन गई, नीड बन गई कि हमको इंडिया में जीएसटी लाना ही पड़ेगा। तो भाई कास्केडिंग इफेक्ट, डबल टैक्सेशन, नो सेटिंग ऑफ द टैक्सेस और मल्टीपल टैक्सेस नॉट बीइंग इंटीग्रेटेड वाली सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इंडिया में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ला दिया।
चेन ऑफ क्रेडिट हमने समझ लिया। एंड जीएसटी क्या है? ड्यूअल फ्रेमवर्क है, ड्यूअल जीएसटी है, ये भी ऑलरेडी समझाया। भाई इंडिया क्या है? एक फेडरल स्ट्रक्चर है। मैम फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सेंटर अलग और स्टेट अलग, मतलब आज सेंटर पे एक सरकार है और प्लस आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी अलग होती है। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी हमारे तो जोन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज गवर्नमेंट्स रूल करती है। तो भाई ऐसे केस में सबको पैसा चाहिए ना, एक पर्टिकुलर स्टेट को डेवलप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, और पूरे देश को चलाने के लिए ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए ही चाहिए। तो भाई ऐसे केसेस में हम बोलते हैं कि जो जीएसटी है ना, जैसे कि इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स तो क्या है, जितना भी इनकम टैक्स भरते हो ना, पूरा सेंट्रल के पास ही चला जाता है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही पूरा इनकम टैक्स का पैसा ले जाती है, विच इज नॉट द केस इन जीएसटी। जीएसटी में क्या होगा, जितना भी जीएसटी लगता है ना, वो हाफ जाता है सेंटर के पास और हाफ जाता है स्टेट के पास। दोनों को पैसा मिलता है, यानी दोनों अपना अपना काम चला सकते हैं। तो फ्रेमवर्क हमने जीएसटी का ऐसा ही रखा है इंडिया में कि कंट्री का, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, तो हम चाहते थे कि सेंटर प्लस स्टेट या यूनियन टेरिटरी कॉन्करेंटली, साइमल्टेनियसली, एक साथ एक ट्रांजैक्शन पे टैक्स इंपोज कर पाए। पर मैम कौन से स्टेट को? मानो गुजरात से मैंने गुड्स सप्लाई किए महाराष्ट्र में, और यहाँ पे मान लेते हैं 100 रुपए का जीएसटी लग गया, 100 रुपए का जीएसटी लग गया, तो 50 तो क्लियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, जो तो एक ही है। जो रिमेनिंग 50 है वो गुजरात गवर्नमेंट लेके जाएगी जहां पे सेलर है, या वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके जाएगी जहां पे कंज्यूमर है। ये एक जेन्युइन डाउट है, क्योंकि अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो गया तो एक बार तो आईजीएसटी लग जाएगा, उसको छोड़ दो, लेकिन फिर आईजीएसटी को अल्टीमेटली सेंटर और स्टेट में अपोर्शन तो करना ही पड़ेगा। तो सेंटर तो 50 ले जाएगी, ठीक है, स्टेट, कौन से स्टेट को हमको ये 50 देना पड़ेगा? इसके लिए हम समझते हैं कि जो जीएसटी है, इसके लिए वैसे तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई नाम का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जहां हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे कि भाई इस टाइप के गुड्स और इस टाइप के सर्विसेज के लिए ये प्लेस बनता है और इस स्टेट को पैसा दो। लेकिन सबका अंडरलाइंग इंटेंशन, अंडरलाइंग फाउंडेशन, बेसिक ऑब्जेक्टिव एक ही है। कंज्यूम कहां हुआ है, डेस्टिनेशन कहां है, उस वाले स्टेट को रेवेन्यू मिलना चाहिए। देखो दो होता है, एक होता है ओरिजिन बेस्ड टैक्स और एक होता है डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो यहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं कि भाई गुजरात में गुड्स का ओरिजिन हुआ, पर अल्टीमेटली डेस्टिनेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में। कंजम्पशन कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आधा 50 ले जाएगी सेंटर, और जो आधा 50 है ना, वो महाराष्ट्र को देंगे जहां डेस्टिनेशन है, जहां कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूमर्स टैक्स पे कर रहे हैं, तो उस सरकार को ही मिलना चाहिए। तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड सर्विसेज, यानी जिस स्टेट में डेस्टिनेशन हुआ, जिस स्टेट में कंजम्पशन हुआ, वही स्टेट के जुरिस्डिक्शन पे क्या हो जाता है? जीएसटी का रेवेन्यू अक्रू हो जाता है, और उस स्टेट को उतना हाफ जीएसटी का पैसा मिल जाता है। बाकी मोर ऑन दिस इन वेरी मच डिटेल्स इन द चैप्टर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां अल्टीमेटली एकदम क्लियरली समझेंगे कि भाई ऐसे सप्लाई के लिए यही प्लेस होता है, इसी स्टेट को हमको रेवेन्यू देना रहता है। ये एकदम क्या है? बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द जीएसटी है। क्योंकि आज अपना फर्स्ट डे है, आज हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पे ही स्टिक करते हैं कि भाई जीएसटी क्या होता है, क्यों आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आज हमको ये समझ में आया कि 2017 में जीएसटी लाने की नीड क्या हो गई थी। भाई पहले भी वैट, सर्विस टैक्स वगैरह सब कुछ था, एक्साइज था, तो ऐसा तो क्या हो गया कि उन सबको बंद करके हम जीएसटी लेके आए। ये फाउंडेशन देना एक जरूरी था आज आप लोगों को। बस हमने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ आज मतलब ऐसा नहीं है, फर्स्ट डे था तो पहले तो इंट्रोडक्शन समझा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम पूरी बैच को कंप्लीट करने वाले हैं, थोड़ा सा अपना एक दूसरे को जानने का हो गया। एंड देन फाइनली वी अंडरस्टूड कब एग्जैक्टली जीएसटी आया इंडिया में, क्यों आया, जीएसटी आने के पहले क्या टैक्सेस थे, उनके बारे में भी नॉलेज होना तो जरूरी है। तो हमने समझा कि इंट्रा स्टेट गुड्स पे वैट लगता है, इंटर स्टेट गुड्स पे सीएसटी लगता है, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे कस्टम ड्यूटी लगती है। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस के बारे में समझा, टैक्स वर्ड के बारे में समझा। अब हम कल के लेक्चर में क्या करेंगे, ये पूरा अपना चैप्टर वाइंड अप करेंगे कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे आज भी कहीं कहीं गवर्नमेंट ने वैट और सर्विस टैक्स वगैरह चालू रखा है। कुछ ऐसे गुड्स सर्विसेज है, कुछ ऐसे गुड्स आज भी है जहां पे जीएसटी नहीं लग रहा है, तो क्यों ऐसा रीजन है, क्या हुआ, ये सब मैं आप लोगों को कल की क्लास में समझाऊंगी भी और हम लर्न भी करेंगे। आज हम यहीं तक रखेंगे जहां पे हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाए जीएसटी का कि कैसे जीएसटी में क्रेडिट का चेन चलता है। अब आगे आगे जब हम इनपुट टैक्स चैप्टर वगैरह में जाएंगे तब हम इस चेन को बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे आईटीसी लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कैसे अल्टीमेटली पूरा बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है।
आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया हो एंड आज जो भी समझाया सब कुछ समझ आ गया, मजा आ गया और याद हो गया। इफ यस तो जल्दी जल्दी से दिल दिल आग आग बॉम बॉम इमोजीज कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। अगर आपने अभी अभी 1-2 दिन में ही एनरोल करा है बैच के लिए तो आप लोगों को बुक्स मिलने में थोड़ा 4-5 दिन का टाइम लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेल पे एक ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस ड्राइव के लिंक पे आप लोगों को फर्स्ट 2-3 चैप्टर के जो नोट्स है उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर अभी ऑर्डर कर रहे हो, लेक्चर्स बस स्टार्ट ही कर देने हैं, तो 3-4-5 दिन में हम ज्यादा कुछ नहीं 2-3 चैप्टर्स ही कवर करेंगे। तो पहले फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स का या तो आप प्रिंट निकाल के मेरे साथ एक बार चालू कर दो, तब तक आपको मस्त कलरफुल हार्ड कॉपी ऑफ हैंड रिटन बुक्स रिसीव हो जाएगी। क्वेश्चन बैंक का भी पहले 3-4 चैप्टर का पीडीएफ आपको आपकी जो ड्राइव की लिंक है मेल पे मिली होगी उस पे मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट मेक श्योर कि आप लोग क्या करते हो, इंटर का जो अपना पर्टिकुलर बैच स्पेसिफिक डाउट सॉल्विंग ग्रुप है ना, बस वो ज्वाइन कर लेना। वहां पे डाउट डालोगे तो विद इन 24 आवर्स सेम डे मैं आप लोगों को परफेक्टली रिप्लाई कर पाऊंगी। तो अपना मेन चैनल सीए रिद्धि बागवान तो ज्वाइन करना ही करना, क्योंकि वहां तो सारी अपडेट्स मिलेगी। उसके अलावा एक जो मेल पे बैच स्पेसिफिक ग्रुप बस पर्टिकुलरली ज्वाइन कर लेना, ताकि उधर क्लास के टाइमिंग्स में अगर कुछ चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, कभी एक आध चीज थोड़ा सा लेट हो गया, 10 मिनट क्लास लेट हो गया, मैं सब कुछ आपको वहीं पे इन्फॉर्म करने वाली हूँ। तो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट बैच स्पेसिफिक ग्रुप। उसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको ये टेक्निकल टीम का और फ्रंट डेस्क का नंबर शेयर किया था, एक बार इसको भी नोट डाउन कर लो। ऑर्डर प्लेस करने में दिक्कत आ रही है, लेक्चर कुछ भी है, ये नंबर पे फोन करना, वो आपको ऑर्डर प्लेस करके दे देंगे। आज फर्स्ट डे ऑफ द क्लास है, तो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब इंडिपेंडेंस डे वीक भी है, तो तब तक हमारा क्लासेस पे डिस्काउंट भी रन हो रहा है 20%। तो इफ यू गाइज हैव नॉट एनरोल्ड और आप यूट्यूब पे डेमो देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप जल्दी जल्दी से 1-2 दिन में ही ऑर्डर कर लो, ताकि आप 20% डिस्काउंट का भी बेनिफिट ले पाओ। बाकी कोई टेंशन नहीं, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, हंसते खेलते खुशी खुशी सारा जीएसटी आप लोगों को याद करवा दूंगी। और ये आपको एग्रीगेट बना के देगा 50 आउट ऑफ, आई एम सेइंग मिनिमम 45 मार्क्स आप लोगों को जीएसटी में लाके दूंगी। बस जो 3 प्रॉमिसेस मैंने मांगे थे वो मुझे कर देना। और कोई भी इशू है तो मेरा नंबर शेयर्ड है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी। वी विल मीट टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।